our last chapter is matrix, and matrix we have already seen determinant, right? So determinant matrix में बच्चों मैट्रिक्स जो होता है डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट एज ए सर्टेन वैल्यू, राइट? हम डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं वैल्यूज उसका कुछ आता है कि नहीं? इसका कुछ वैल्यू आता है ना 5, 8 ऐसा, बट मैट्रिक्स में कुछ आपको क्या नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा। तो सिंपल एक डेटा कुछ ऑर्डर में क्या है डिस्प्ले किया गया है, राइट? ओके, जैसे कि हम लोग दिस लाइक 2 डायमेंशनल एरे, किसके जैसा है? 2 डायमेंशनल एरे के जैसा है, डेटा को स्टोर्ड है, राइट? जैसे कि यहाँ पे हम बताएंगे कि कुछ सेल्समैन है, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, उन्होंने अलग अलग सिटी अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच में क्या सेल्स किया है, यहाँ पे उसका अगर डेटा लिखे कि सेल्समैन 1 ने अहमदाबाद में इतना सेल किया, सेल्समैन 2 ने अहमदाबाद में, सेल्समैन 3 ने अहमदाबाद में कितना सेल्स किया, ऐसे कुछ डेटा अगर हमको दिखाना हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2D का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, राइट? स्टूडेंट्स मैट्रिक्स हमारे जो डेटा को पास करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। कोई भी फॉर एग्जांपल सैटेलाइट से कोई डेटा आ रहा है तो डेटा की कौन से फॉर्मेट में होता है? मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे इमेज प्रोसेसिंग पूरा होता है वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि हमारा जो इमेज होता है ना, इमेज हमें दिखता है लेकिन वो पीछे कुछ नंबर्स में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? नंबर्स में, ठीक है? जैसे कि बच्चों अभी फॉर एग्जांपल NLP है, NLP का मतलब होता है ये लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी हम लोग क्या बोलते हैं गूगल ट्रांसलेट है या तो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी NLG में आता है। NLP का 2 पार्ट होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हमारा इंग्लिश है, ओडिया है, मराठी है, हिंदी है, नेचुरल लैंग्वेज है, राइट? कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होता है, नेचुरल लैंग्वेज अलग होता है, राइट? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक NLU आता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा आता है NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो बच्चों जैसे कि गूगल ट्रांसलेट होता है, वो क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है हमारी भाषा को, ट्रांसलेट करता है। NLG मतलब क्या? नेचुरल लैंग्वेज को खुद जनरेट कर लेता है। जैसे चैट जीपीटी वो क्या करता है? जनरेट करता है ना, आपने कुछ दिया वो खुद का बना के बोलता है। आप उसको बोलोगे कि ऐसा एक शायरी लिख के दो तो भी वो लिख के देगा, क्योंकि वो जनरेट कर पा रहा है, राइट? सो ये सारी चीज़ों में बच्चों क्या होता है, जो लिखा होता है इंग्लिश में, लेकिन उन लोग उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इनसाइड इज एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स ना, तो उसको वेक्टराइजेशन टेक्निक कहा जाता है, वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक कहा जाता है। तो वो भी पहले किस में कन्वर्ट होता है? मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो इमेज का मैंने बात कहा कि इमेज के भी सारा डेटा होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? मैट्रिक्स में। इसलिए बच्चों मैटलैब करके एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो मतलब नंबर्स के साथ ये सब के साथ डील करता है। ओके, तो मैट्रिक्स बच्चों इज एवरीवेयर इन NLP, इन प्रोसेसिंग द इमेजेस, बराबर। इसीलिए यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, यू शुड नो अबाउट मैट्रिसेस, राइट? तो यहाँ पे हम मैट्रिसेस के क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसके टाइप्स है, राइट? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैट्रिक्स जैसे बताया मैंने, कुछ रोज एंड कॉलम्स में होते हैं। जनरली हम उसका ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बट यू कैन स्टोर इन पैरेंथेसिस एज वेल एज इन कर्ली ब्रेसेस। ये रो नंबर 1 बता रहा है, 1 2 1 3। स्टूडेंट्स यस यू नो कि हमारा जो गूगल सीट होता है या तो एक्सेल सीट होता है, वो भी एक टाइम को मैट्रिक्स है ना, नंबर्स को सेल में स्टोर करता है ना, रोज एंड कॉलम्स में। यस सर नो? कैसे स्टोर करता है नंबर्स को? रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, और वहाँ पे भी सेल नंबर होता है कि नहीं? ओके, वैसे ही यहाँ पे ये देखिए रो है 1, ये इससे पता चलता है रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3, रो नंबर M। और यहाँ पे कितने रोज है टोटल? यहाँ पे तो हम देखेंगे M रोज है। कितने कॉलम्स है? तो N कॉलम्स है। सो उसका ऑर्डर को क्या कहा जाएगा? M क्रॉस N, उसका ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर मतलब क्या? रोज एंड कॉलम्स, कितने रोज है कितने कॉलम्स है। जनरली स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स को कोई कैपिटल लेटर ऐसा दर्शाते हैं, राइट? और ये 3 3 क्या है? उसके एलिमेंट है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। 3 2 क्या है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एक एलिमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? ओके, 3 4 का मतलब क्या होगा? थर्ड रो। 5 2 4 4 का मतलब क्या? फोर्थ रो का है और फोर्थ कॉलम का एक एलिमेंट है 4 4। ओके, जैसे कि मैं ये कहूँगा तो बेटा इसका क्या पोजीशन होगा? तो ये कहाँ पे आया हुआ है? कौन से रो पे आया हुआ है? थर्ड रो, एंड कॉलम भी क्या है? तो इसको A33 कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? A24, है ना? ये सर नो, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ओके हाँ स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। मैं पहले भी बताया था उसमें डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो A11, A22, A33 को इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है, राइट? ये तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे इस मैट्रिक्स के? 1 0 7 3।
मतलब इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है मानो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 होने ही पड़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, दोनों को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वल मैट्रिक्स मतलब बच्चों ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, कितना रो है, 2, कॉलम कितने हैं 2/3, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा, एज वेल एज कंटेंट भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल। ट्रांसपोज का मतलब बता चुका हूँ ना। ट्रांसपोज का मतलब क्या, इंटरचेंज करना रो और कॉलम्स को। मैंने कहा था आपको रूल नंबर 6 था, किसमें, डिटर्मिनेंट के रूल्स में। रो को बच्चों किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। इससे ऑर्डर बदल जाता है ना बेटा, ये ऑर्डर कितने का, 3/4 का था, ये क्या हो गया 4/3 का हो गया, राइट। तो ऑर्डर इससे बदलता है। और बच्चों ट्रांसपोज को किससे दर्शाते हैं, ए मतलब ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज मतलब ए के पावर में टी लिख देंगे, मतलब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। देखो ऑर्डर बदल गया ना, m क्रॉस n हो तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। बच्चों अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स याद रखना बहुत जरूरी है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहला मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में बच्चों एक ही रो होगा, एक ही रो होगा तो वेयर देयर इज ओनली 1 रो एंड नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे n नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे, बट रोज कितने होंगे, 1 रोज होंगे। सो दिस इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। ये क्या बता रहा है, रो 1 है, कॉलम्स कैन बी एनीथिंग। सेकंड मैट्रिक्स इज द 1 2 3 का एग्जांपल है बेटा, एक ही रो ना, रो में। कॉलम मैट्रिक्स उसका अपोजिट कितना होगा, इट इज ओनली 1 कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज, 1 कॉलम एनी नंबर ऑफ रोज, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे रोज, रो एक ही कॉलम है बट नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग, m रोज है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उसका ऑर्डर क्या होगा, m×1 होगा, क्योंकि रोज कितने हैं, m है, बट कॉलम्स कितने हैं, एक ही है, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है इसका, 4/1, क्योंकि 4 रोज है, 1 कॉलम है। तो जीरो मैट्रिक्स सबसे सिंपल, जीरो मैट्रिक्स बोलो उसको, नल मैट्रिक्स बोलो। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर द मैट्रिक्स आर द जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/4, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स कैन बी और रो मैट्रिक्स और ए कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स देखो अब मान लो कि ऐसा स्टोर्ड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एज वेल एज वी कैन कॉल इट ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, राइट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्टूडेंट्स रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी सेम। रोज एंड कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम होना का, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 2/2 है, ये 2/2 है ना, रो कॉलम सेम है, इसलिए हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों देखो अगर आगे आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों ही, पहला शर्त क्या है, दोनों का होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, तब जाके आप उसको सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक चेक करोगे। कम फॉरवर्ड, राइट। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों देखते हैं, देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आपको पहले भी हमने बात किया था कि इसमें जो 4th नंबर है बुलियन अलजेब्रा भी हमने देखा था। बुलियन अलजेब्रा बच्चों पता है उसकी मैट्रिक क्या बोलता था कि ये ऐसे सेम होंगे, ये सेम होंगे, ये सेम होंगे, मैंने ऐसा बताया था आपको। टेबल में सिमेट्री होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या हो जाता है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, यस और नो। सो यहाँ पे भी बच्चों सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे। बच्चों इसका पोजीशन क्या है बताओ तो, ये पोजीशन रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 है, ये 1 2 है, और ये क्या है बेटा, ए 2 1 है ना, देख रहे हो 1 2 2 1 सेम है। ये वाला क्या है, ए रो 1 3 है, और दिस इज ए 3 1। सो ए 1 3 3 1, देख रहे हो बच्चों, रो कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं बट द वैल्यूज रिमेन सेम। रो कॉलम इंटरचेंज हो रहा है बट ये क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये भी क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, बोथ आर सेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ऐसे अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चा क्या होगा, उसका ट्रांसपोज करोगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। देखो इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो भी क्या आएगा बेटा, 1 2 3 नीचे रो कॉलम बनाते हैं ना, रो को कॉलम, रो को कॉलम, फिर भी बच्चों देखो ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, सेम ही है ना। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब उसका अगर आप ट्रांसपोज भी कर लेते हो देन ऑल्सो मैट्रिक्स विल रिमेन सेम, दोनों मैट्रिक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बेटा। अच्छा अगर मैंने ऐसा लिखा है, क्या इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह पाऊंगा, नहीं, क्योंकि मैं इसका रो कॉलम बदलूंगा तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा बेटा आंसर, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3। क्या ये दोनों सेम है, क्या सेम है, नहीं है, तो ये क्या नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसको पहले क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। तो बच्चों पता चल गया कौन सा मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिव द सेम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करने पे भी आपको कौन सा मैट्रिक्स मिले, सेम मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखा कि नहीं अभी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है ना, A12 इक्वल टू A21 हो जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे भी सेम ही होगा, बट खाली क्या बदल रहा है, साइन बदल रहा है ना, चिन्ह बदल रहा है ना बेटा। यहाँ पे बेटा देखो ये सेम ही है, वहाँ पे 2 2 होता था, 3 3 1 1 होता था, वो सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, खाली क्या बदल रहा है, साइन बदल रहा है बेटा। ए ट्रांसपोज करने में तुम्हें खाली एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब सेम ही हो सब कुछ बट खाली एक चिन्ह का फर्क हो, तब उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू लग जाता है आगे, ठीक है। इसकी गुण प्रॉपर्टी ए आई जे इक्वल टू ए माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ऑपोजिट साइन उसके अंदर लगा रहता है। इफ द एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम एंड jth रो ith कॉलम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम होगा बट क्या अलग होगा, साइन उसके अपोजिट होंगे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। बट स्टूडेंट्स यू नो दैट कि यस कि क्या एक चीज़ है कि ये क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा बच्चों। और एक प्रॉपर्टी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अलग है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 0, नहीं तो तुम साइन बदलो, अगर ट्रांसपोज करोगे तो फिर 5 होगा तो -5 होना पड़ेगा ना। क्या बोल रहा हूँ, हर चीज का चिन्ह बदलना चाहिए, तो कैसे बदलेगा, राइट। इसके वजह से बच्चों यहाँ पे क्या है ना, हमेशा यहाँ पे बोला है ना ए आई जे इक्वल टू ए माइनस जे आई, हाँ ये सर नो, ये होना पड़ेगा। ये इसकी वैल्यू अगर मतलब 5 होता, क्या होता, 5 होता, बच्चों ये प्रॉपर्टी गलत हो जाता ना, क्योंकि A11 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -A1 होना चाहिए, ये सर नो। लेकिन ये 5 और -5 दोनों इक्वल हो सकते क्या एक ही जगह पे, हो सकता है लेकिन 0 होगा तो हो जाएगा ना बेटा, 0 बोलो या -0 दोनों क्या है, सेम है। आई होप आप कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0, यहाँ पे बच्चों 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3, 2 -2 3 -3। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे घट रहा है ना, इसको यहाँ पे 0 रहेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूँगा मैं -5 तो यहाँ पे क्या आएगा, +5, राइट। तो बेटा ऐसा हो तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोला, ए आई जे इक्वल टू -a/ji, मतलब ये 2 हो तो ये -2 होना पड़ेगा, ये 3 हो तो -3, -5 हो तो 5। तो बेटा इसके लिए भी रूल लागू पड़ता है ना, हर एक मेंबर के लिए लागू पड़ता है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मैं अभी लागू पड़ रहा है, देखो ए आई जे क्या है, 1 1, A11 जो है, A11 क्या है बेटा, -A1 दोनों सेम है ना, क्योंकि A11 भी 0 है और -0 भी क्या है, सेम है। बट यहाँ पे मान लो कि मैं 0 के जगह पे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ए आई जे की वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन ए जे आई की वैल्यू भी क्या है, 2 ही है। जे आई का मतलब क्या होता है, A11 लिया है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 1 है ना, A11, तो आई जे 1 है तो A11 बोलो, यहाँ पे भी A11 है, ये भी जे आई का मतलब है क्या है, A11 है, राइट, जिसकी वैल्यू 2 है। लेकिन उसके अगर आप माइनस लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इसीलिए बच्चों यहाँ पे 2 और कुछ वैल्यूज आएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तीनों को 0 रखते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंपलसरी क्या होना पड़ेगा, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने पड़ेंगे, कंपलसरी 0 होने पड़ेंगे। और इनके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो उनकी वैल्यू ए आई जे इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, -a/ji होगा, एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर होंगे दैट विल बी नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और बेटा यहाँ पे हमने देखा डायगोनल एलिमेंट 0, स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसको आई से भी दर्शाते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, मैंने क्या बोला आगे सब, ये टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसके टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, यूनिटी, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने पड़ेंगे, 0, तो उसको हम आई से दर्शाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बिकॉज इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, राइट। हाँ बच्चों बोल रहे ना यूनिट मैट्रिक्स होल स्पेशल इंपॉर्टेंस, ये आगे स्पेशल इंपॉर्टेंस में आएगा, ए इनवर्स में इसका यूज आएगा, राइट। क्या इसलिए इसको हमें पता रहना जरूरी है कि आई का मतलब क्या होता है बेटा। अच्छा, कोई भी ये भी आप देखो, कोई भी एलिमेंट्स के साथ आई मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा आंसर, राइट। जैसे ये बच्चों ये 1 की तरह काम करता है, मैट्रिक्स का ये 1 है, किसका 1 है, मैट्रिक्स का 1 है, किसके साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दो एच जाना चाहिए ना,
तो ये भी आप देखोगे ये कैसे काम करता है आई। ओके, आई मतलब कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल आर 0। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, इसके अलावा के सारे क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए 0 हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। बच्चों तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि भाई यूनिट मैट्रिक्स तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है ना, क्योंकि इसके अलावा क्या है सारे 0 है, बट यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डायगोनल सारे 1 होने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या, डायगोनल 1 होना, डायगोनल में वैल्यूज होने चाहिए, बाकी सारे क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे। ओके, तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या हुआ इस हिसाब से, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपने देखा, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, बाकी सारे बच्चों क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ वैल्यूज होने पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 वैल्यू होना पड़ेगा बेटा। डायगोनल में भी एक आध 0 होगा तो भी हम उसको डायगोनल कह सकते हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो सारे क्या है, 0 है ना। डायगोनल के अलावा सारे क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे। अब देखते हैं हम रूल्स ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों 3 ऑपरेशन करते हैं। प्लस 2 मैट्रिक्स के बीच में क्या करते हैं, प्लस कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई। ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो बच्चों लेट्स सी, सबसे पहले हम किस एडिशन करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, किसको पता है, कोई चीज़ का प्री रिक्विजिट, जैसे ट्रेन में जाने से प्री रिक्विजिट क्या है, आपके पास टिकट होना पड़ेगा तो ये आप अलाउड है। वैसे ही प्री रिक्विजिट मतलब पूर्व शर्त, वो आपको क्या, हाँ वो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले ध्यान रहे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना पड़ेगा, सेम रहना पड़ेगा, तो ही आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वरना या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको कोई ऐसा दे दे कि 2/2 का दे और एक 3/3 का दे, बोले इसको दोनों को ऐड करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर मैट्रिक्स देयर ऑर्डर्स आर डिफरेंट। क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, हाँ देखो लिखा है साफ साफ, इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। बच्चों बहुत ही सिंपल है मैट्रिक्स को एडिशन करना। इसको बच्चों कोडिंग से किया जाता है, लूप का यूज करके, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, राइट। तो बेटा ये भी 2 मैट्रिक्स दिया है, क्या उनका ऑर्डर सेम है, क्या 2/3 का है ना, दोनों 2 रो है 3 कॉलम है। बच्चों सम मतलब सिंपली क्या करो, इसके पहले को उठाओ, सेकेंड को उठाओ, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। इतना कर पाएंगे ना, अब इतना करके मार्क्स मिल रहा है तो क्यों नहीं करोगे, हैं। दोनों को ऐड कर दिया, जो भी आंसर आया तुम्हारा क्या हो गया, मैट्रिक्स ही हो गया। सिंपल है ना बेटा। इसके A11 A12 12 A13 13 जोड़ के फाइनल जो है उसको आंसर लिख दो, तो A+। वैसे ही क्या करना है बेटा, माइनस करना है, राइट। नया एक मैट्रिक्स दिया DA-B, तो क्या करना है, उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कैसा, इसको कैसा एलिमेंट क्या था बोले, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। ए दिया हुआ 2a का मतलब क्या है बेटा, हर एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। बच्चों देखो डिटरमिनेंट से अलग है। डिटरमिनेंट में पता है एक कॉलम में से आप निकालते तो पूरे मैट्रिक्स का निकल जाता, पूरे मैट्रिक्स का होता था ना कॉमन, ये सर नो। एक कॉलम से अगर आप निकालते तो पूरे मैट्रिक्स का कॉलम होता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे में, क्योंकि ये 2a है। 2a का मतलब जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है सबके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। वैसे -3a करेंगे तो क्या होगा, सारे a के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हुआ है ना बेटा, -3 1 3 0 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये सर नो। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई आप कांस्टेंट प्रोडक्ट करते हो इस मैट्रिक्स के अंदर। ओके हाँ बच्चों, अब आप इस पर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। A11 मतलब कौन सा होगा बेटा, ये वाला, ये सर नो। A34 का मतलब क्या होगा, रो 3 कॉलम 4, यहाँ से आएगा रो 3 कॉलम 4, यहाँ पे तो रो 3 है ही नहीं। इसका रो 3 क्या है, ये है, कॉलम 4 क्या है, ये है, ये सर नो। ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ओके सेकेंड, द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हाँ ये बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताओ मुझे मैट्रिक्स की टाइप बताना है। पहला मैट्रिक्स कौन सा टाइप का आएगा, कौन सा मैट्रिक्स,
स्क्यू सिमेट्रिक या ओनली सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक में इसके वैल्यू क्या हो जाते हैं? माइनस होते हैं और ये सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो क्या आएगा ये? कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा? देखो ये रो जो है कॉलम वही है ना, ये रो जो है वो ये भी कॉलम वही है, ये रो जो है वही कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या बोला था मैंने? जीरो होना पड़ेगा, इन दोनों के साइन क्या होना पड़ेगा? अपोजिट होना पड़ेगा। हाँ ये बच्चों शाबाश, ये वेरी गुड। ये नल या तो जीरो मैट्रिक्स, ये यूनिट या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यू मैट्रिक्स आई से दर्शाते हैं उसको। ये वाला बच्चों, हाँ ये क्या है? इसके ऊपर वाला नीचे वाला कर रहे, इसका नाम क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि बेटा क्या है? डायगोनल भी जीरो है और ये देखो अपोजिट है ना, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? स्क्यू मैट्रिक्स। बच्चों ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये वाला क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने बोला डायगोनल के अलावा के सारे क्या होना पड़ेंगे? जीरो होने पड़ेंगे। राइट, ओके, ये डिस्कस हो रहा है ना? हाँ ओके, तो नेक्स्ट बच्चों जाते हैं कि हमको क्या करना है? कुछ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, a प्लस बी करना है। तो सिंपल है ना बेटा, खाली क्या कर दो? ये दोनों को सम करो दो, c इक्वल टू, तो ये हमारा क्या आएगा? 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 0 0, 2 माइनस 2 0, 5 प्लस 7 12, 7 माइनस 6 1 6 0। हाँ कहाँ पे 1 0? 5 प्लस 7 12, 6 माइनस 1 6 प्लस 0 6 है ना बेटा? ऐसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको जोड़ना है, घटाना है। b माइनस है बोला तो b से घटाना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे किसको लेना है? b को लेना है। राइट हैंड साइड में मतलब इसको पहले लेके इस पे से a को घटाना है। राइट, अरे ये तो बच्चों वाला चीज़ है ना, a माइनस b। लेकिन करते वक्त ध्यान रखें ऑर्डर क्या खाली चेक करना, दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा बच्चों अब देखो, a प्लस 2b निकालना हो तो a दिया है, b दिया है। a प्लस 2 पहले सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 2b मतलब क्या? 2 इंटू b, हर एक एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2। फिर दोनों को जोड़ पाएंगे कि नहीं बेटा? 2 मल्टीप्लाई करने से क्या उसका ऑर्डर बदल जाएगा क्या? रो कॉलम थोड़ी बदलेगा। राइट, तो बेटा फिर ये भी कर पाएंगे, a माइनस बी करना, जो आएगा उसके साथ सीज करना। बच्चों उसके लिए ऑर्डर सेम होना पड़ेगा नहीं सबका? देखो यहाँ पे ऑर्डर लेकिन सबका सेम है, 4 क्रॉस 4 है। ये सर नो, सबका ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 4 है। वैसे बच्चों इसमें पहले आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 के साथ c मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको करोगे, फिर a माइनस सी करोगे, a प्लस 2c करोगे। कोई दिक्कत है क्या? एनी इश्यू? नॉर्मली जैसे हम करते हैं उसी टाइप के करते हैं कि सबका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। राइट, तो देखिए a माइनस सी किया गया है, a प्लस 2c, इस तरह से आगे करना है। बच्चों अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये बच्चों खूंखार है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये खूंखार है। बच्चों मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या बताया कि उनके दोनों का क्या होना पड़ेगा? ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। कि ये अगर ये मेरा मैट्रिक्स अगर a 3/3 का है और b के साथ में ऐड करना तो ये भी क्या होना पड़ेगा? 3/3 होना पड़ेगा। अगर मेरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है तो b का भी क्या होना पड़ेगा? 2 क्रॉस 3 का होना पड़ेगा, नॉट 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 का होना पड़ेगा। दोनों सेम होना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट होना पड़ेगा। किसमें? इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेटा अलग होता है, जहाँ पे बच्चे बार बार गलती करते हैं। बच्चे लोग सब ध्यान से सुनो, सीधा बैठ के परफेक्टली कि मल्टीप्लिकेशन में बच्चों क्या होना पड़ेगा। देखो 2 मैट्रिक्स का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है b a b, तो दोनों मैट्रिक्स पहले तो वो क्या होना पड़ेगा? दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों शादी कर रहे हैं। शादी के लिए बच्चों उनका दोनों का क्या होना जरूरी है? कंपेटिबल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दोनों बोल रहे रिश्ता कंपेटिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेटिबल का मतलब क्या होता है? m क्रॉस n अगर इसका है तो ये पहले n से शुरुआत होना पड़ेगा, मतलब ये दोनों क्या होना पड़ेगा? सेम। यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। राइट, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ p, m का मतलब कुछ भी, n का मतलब दोनों, लेकिन ये दोनों क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तभी हम बोलेंगे ये रिश्ता क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये mn और np ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होने के लिए बेटा मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। और बेटा यहाँ पे ए बी और बी ये दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बेटा बी का साइज मैंने क्या बताया? n क्रॉस p, ए का साइज क्या बताया मैंने? m क्रॉस n। तो बेटा ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो ये पॉसिबल, ये मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा। इसलिए ए बी नीड नॉट मतलब ये इक्वल हो भी
ऐसा नहीं कि कोई केस में हो भी सकता है, बट हमेशा के लिए क्या नहीं होगा, इक्वल में ए बी और बी इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। क्या बात, इसको क्या कहा जाएगा, ए बी एंड बी ए आर इक्वल, नीड नॉट बी इक्वल, ए बी एंड बी ए नीड नॉट बी इक्वल, इक्वल होना जरूरी नहीं है, राइट। अब बोलोगे भाई कैसा जरूरी नहीं, वो कभी कभी हो भी सकता है। देखो मैं ये दोनों में ये डाल दूंगा तो हो जाएंगे ना, या तो मैं दोनों में क्या 0 0 0 डाल देता हूँ तो ए बी बी ए हो गया ना। तो हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा, बट मैंने मैक्सिमम केस में क्या बोलेंगे, इसको क्या कहा जाता है मैथमेटिकल भाषा में, ए बी एंड बी ए आर नीड नॉट बी इक्वल, इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। यानी आप उसको इक्वल नहीं कह सकते, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों। कंपेटिबल का मतलब क्या है, कंपेटिबल का मतलब क्या, दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करो तो आपको ये चेक करना, पहला स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये देखना है, और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये देखना है, और डिवीजन करते वक्त कुछ भी नहीं देखना है, क्यों करना ही नहीं, राइट। डिवीजन करते वक्त कुछ देखना नहीं है। बच्चों आप बोलना ये कंपेटिबल है कि नहीं, ए बी, ये ए बी सी हम ए गुणा बी गुणा सी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि ए बी होगा नहीं गुणा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 4 = 4 है बेटा। अच्छा ओके बच्चों, जब ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सुनो यहाँ ध्यान सुनो, देखो यहाँ पे ए बी जब मल्टीप्लाई होगा कोई नया एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका नया ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3 × 5 होगा। क्या होगा, 3 × समझ जाना, ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका न्यू ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 5, ये 4 बिलियन हो गए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगा कब, जब ये दोनों सेम होगा। नया ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 5। बच्चों अब क्या बचा है, यहाँ पे सी बचा है ना, सी की ऑर्डर क्या है, 5 × 1। क्या बच्चों ये मल्टीप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि देखो ये दोनों क्या हुआ, सेम। बच्चों इन पूरा मल्टीप्लिकेशन का फाइनल ऑर्डर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा इसका, नया मैट्रिक्स का, 3 × 1। तो बेटा ये पूरे मैट्रिक्स का फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 1। खाली आपको देख देना है 4 4 सेम है, इसका रिजल्ट बच्चों क्या आएगा, 3/5, और यहाँ पे क्या है 5/1 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 3/1। समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कंपेटिबिलिटी पहले चेक किया जाता है कि ये कंपेटिबल है कि नहीं, और नया ऑर्डर क्या बनेगा, फिर वो कंपेटिबल वाला चला जाएगा, नया ऑर्डर जो बचे हुए वो बनेंगे नया ऑर्डर। इज इट क्लियर। ये प्रॉपर्टी जान के बाद में क्या करो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। पहले गाड़ी के बारे में थोड़ा जान लो, किसको क्लच किसको गियर क्या कहते हैं, फिर गाड़ी चलाने जाओ। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज है, नहीं तो आपको पता नहीं होगा, कुछ भी कर देंगे, राइट। समझ में आ रहा है बच्चा। तो ये दिस आर रिक्वायर्ड। हाँ अच्छा, अब आप रेडी हो ना समझने के लिए कंपेटिबिलिटी क्या होता है। बच्चों दो मैट्रिक्स को मैं क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका ऑर्डर बताओ क्या है, 2/3। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, यस और नो, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम है। फाइनल आंसर कितना क्या आएगा बेटा, ऑर्डर 2/3 का आएगा। चलो देखो तो फाइनल आंसर देखो आया, फाइनल आंसर किस में आया, 2/3 का आया है। अब देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन किया कैसे। बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत एक अच्छा गाना है, ए बी, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, राइट। ये रो से कॉलम से, राइट। बच्चों कैसा इसका मल्टीप्लिकेशन होता है देखो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बच्चों कोडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कोड में थोड़ा क्या लूप का बहुत अच्छा यूज होना पड़ेगा। लूप को कैसे कंडीशन से घुमाना है वो इंपॉर्टेंट है। बेटा कैसे निकलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये बच्चों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो ये आपको मिलेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझ आ रहा है। रो 1 को आपने उठाया और सारे कॉलम के साथ ऑपरेशन किया और एक एक आंसर तुम्हारा मिला, राइट। देख रहे हो 2 5 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट। बच्चों हुआ ना, देखो मल्टीप्लिकेशन करना है ना हमें यहाँ पे, तो 2 × 3 6 प्लस बीच में क्या करना है प्लस, 5 × 4 20 प्लस 7 5 जा 35। तो बच्चों इन सबको करोगे तो ये एक एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये क्या है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। वैसे भी उसका पोजीशन वैसा ही होता है ना, यहाँ का जो पोजीशन होता है 1 2 का ही होता है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो बेटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 जा 4, 5 7 जा 7 2 जा, यहाँ पे लिखा है यहाँ। फिर बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला आपको मैट्रिक्स में ये मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो पता चल रहा है ना। सिमिलरली बच्चों फर्स्ट का काम खत्म हो गया, ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सॉरी थर्ड रो कहाँ है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है। इसके साथ इसको एक बार, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, सिंपली
यानी आप जो ए बी मैट्रिक्स करोगे ऐसा बच्चों आप लोग क्या विजुअलाइज करना, ये क्या है 1 रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये तो हमको पता है ना, यही तो होता है। ये फिर बच्चों ये सब एक एक क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बनेंगे, और ये फाइनल एलिमेंट जो आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यस और नो? हाँ बच्चों फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, 2/3 आएगा। बच्चों यहाँ पे वही मैंने जो बात कर दिया वही सब लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ऑर्डर m/n हो, बी का ऑर्डर क्या है n/p हो। प्रोडक्ट बच्चों क्या फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, mp बनेगा कि नहीं, क्योंकि n क्या है सेम है। फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, mp बनेगा। ठीक है बच्चों ये बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन कभी पॉसिबल हो सकता है, द नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स है एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी शुड बी इक्वल। बात किया था हमने ए बी में ए का जो क्या होगा कॉलम होगा और बी का क्या होगा जो रो होगा, ये दोनों क्या होना पड़ेंगे, सेम होना पड़ेंगे, राइट। ओके लेट्स सी। हाँ बच्चों बोला कि ए बी दिया गया है, फाइंड करो ए बी। बच्चों पहले देखेंगे, पहला क्या चेक करना, कंपेटिबिलिटी चेक। कितना बाई कितने का है ये 3/2, ये कितना है 2/3। पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या होना पड़ेंगे, सेम होने पड़ेंगे। पॉसिबल है। बस आपको बच्चों क्या करना है, अब बच्चों आपको पता चल गया ये जो मेरा ऐसा बच्चों लिख दो, ये जो बनेगा ये मेरा कितने बाई कितने का बनेगा, फाइनल बताओ तो कितने का बच्चों। फिर लिख दो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3। यानी यहाँ पे क्या होगा, पहला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बच्चों देखो तो करो कितना हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे 4 × 5 प्लस 4 × 5 इंटू प्लस 5 × 1। यस और नो, यस और नो, 5 × 1 तो ये कितना हो गया 20 और ये 5 25 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25। तो पहला ये वाला इसमें क्या आना पड़ेगा 25 आना पड़ेगा। ठीक है फिर बच्चों ये क्या है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 24 और ये क्या है 5 1 जा 5, 24 प्लस 5 कितना होता है 29। यस और नो, है ना। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना ना, 4 × 6 24 और 5 1 2 1 5, राइट। तो ये कितना हुआ 29 हुआ। बच्चों फिर क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 के साथ कितना 7 28 और 5 के साथ 0 को तो 0 आएगा, तो ये क्या हुआ 28 आया। समझ में आ रहा है ये और ये। अच्छा वैसे लास्ट रो को निकालेंगे कैसा आएगा बेटा 3 1 3 1 मतलब क्या 7 4 को एक बार 5 1 के साथ, 7 4 को 6 1 के साथ, 7 4 को 7 0 के साथ। सो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कैसे हुआ, यस और नो। तो आपको फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा। हाँ देन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड ए बी बी ए करने को बोला है, ए बी फाइंड कर लेंगे कि नहीं। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन आराम से होगा और फाइनल रिजल्ट भी आएगा वो भी किसका होगा 2/2 का ही होगा। बच्चों हम ए बी निकाल सकते हैं, बी ए निकालना मतलब क्या, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, इसको राइट हैंड साइड में, वो भी कुछ आंसर आएगा। बोला देखो चेक करने को बोला है सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है ए बी बी ए अलग आया ना, ए बी और बी ए क्या है अलग है। मैंने आपको बोला ए बी और बी ए इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। और ज़्यादातर केस में क्या होता है नॉट इक्वल सी आता है। ओके बच्चों अब देखिए बोल रहा है फाइंड ए बी फाइंड करो बच्चों। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है ना, रो 3 है कॉलम 2 है। अच्छा इसका बच्चों ए बी फाइंड ए बी निकल जाएगा ना, ए बी मल्टीप्लाई कर सकते ना, पॉसिबल है कि नहीं, कंपेटिबल है ना। इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या है सेम है। अच्छा बी ए पॉसिबल है क्या, बी ए मतलब बी पहले आएगा ना 3 × 2, ये बी का है, ए का साइज क्या है बेटा 3/3, क्या ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो बोला ना बी ए पॉसिबल, नो बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैट्रिक्स आर नॉट कॉम्पिटिबल। ये क्या नहीं है कॉम्पिटिबल नहीं है। कॉलम ऑफ बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट कॉम्पिटिबल एंड मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं रो 1 यस है, यस और नो, यस है, और सॉरी फर्स्ट रो का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड के साथ, फिर सेकंड रो का फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, ऐसे ऐसे आपको करना है। ये समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ ये भी ये पॉसिबल है कि नहीं, देखो कितने रो है 2 रोज, हाउ मेनी कॉलम्स 3 कॉलम। ये बेटा क्या है कितने रोज है 3 रोज, हाउ मेनी कॉलम 4 कॉलम, पॉसिबल है। फाइनल आंसर कितने का आएगा 2/4 का। देखो फाइनल आंसर कितने का है 2/4 का है। बच्चों फर्स्ट रो के साथ इसको, फर्स्ट रो के साथ सबको, फर्स्ट रो के साथ सबको कर दिया, फिर सेकंड रो को सबके, तो ये आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा। हाँ बच्चों यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए इलस्ट्रेशन 8 तक। ओके स्टूडेंट्स, so illustration number 9
A is a square matrix of size 3 cross 3. Find the value of a square minus a plus I. Students, a square means a into a, तो हमें a into a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जो भी आंसर आया, एक a into a का मैट्रिक्स का साइज क्या होगा स्टूडेंट्स? a into a का 3/3 ही होगा. क्यों? क्योंकि a के साइज क्या है? 3/3 है. 3/3 है तो दूसरा a का साइज भी क्या होगा? 3/3 होगा और फाइनल साइज भी क्या होगा? 3/3 होगा. राइट. सो साइज विल रिमेन सेम. हाँ, माइनस है, फिर उससे क्या करोगे? जो भी रिजल्ट है उससे a को माइनस करोगे, मतलब इसी को माइनस करोगे. i का मतलब क्या स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों यहाँ पे सारे, क्योंकि हमें पता है ये जो मैट्रिक्स का साइज है स्क्वायर का, उसका भी 3x3 है. a का भी साइज क्या है? 3x3 है. दोनों को जो माइनस करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. 3x3 मिल गया. पर जो प्लस i करेंगे तो i को हम क्या लेना पड़ेगा? 3x3 वाला यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. मीन्स 1 1, वी हैव टू कीप 1 1 1 एंड 0 0 0 0 0 0. ओके, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? तीनों हमें से मतलब 3/3 का रखना पड़ेगा. कितने का रखना पड़ेगा? 3x3. ओके, i क्योंकि 2 वाला भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है. i इस 2 1 होगा, 2 0, 2/2 का है. लेकिन यहाँ पे हमें कितने का लेना पड़ेगा? 3/3, क्योंकि ये सारे कितने वाले हैं? 3/3. ओके, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका वैल्यू होगा. तो देखो पहले लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. किया आपने, ये दोनों को क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने में आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. यहाँ पे ये आ गया. वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम. जो भी आंसर आया दैट इज योर ए स्क्वायर. उसमें से आपने ए स्क्वायर में से किसको माइनस किया बेटा? माइनस ए किया, प्लस क्या किया? आई किया. दिस इज माइनस ए, दिस इज ए स्क्वायर. समझ में आया? हाँ, एक साथ बच्चों कर पाएंगे ना? कौन कैसे करेंगे बताओ? 7 में से 1 गया तो कितना हुआ? 6. 6 में 1 जुड़ा दो 7. ये सर नो, सब्ट्रैक्शन और प्लस भी एक साथ भी कर सकते हैं. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है खाली. ये क्या हुआ? 7 7 माइनस है ना, ये 7 - 1 6, 6 + 1 7. तो ये देख लो 7 आ रहा है. वैसे यहाँ पे क्या है? 10 - 2 8, 8 + 0 8. समझ में आ रहा है? मतलब एक साथ आप तीनों ऑपरेशन भी यहाँ पे डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हो. ओके, तो ये आपका रिजल्ट आया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. एक क्वेश्चन है दैट इज मार्च अप्रैल 2 बार पूछा जा चुका है, 2007 और 2009 में. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. स्टूडेंट्स आप बताएं मुझे, इनके वैल्यूज़ को फाइंड करना है. राइट, मल्टीप्लिकेशन. मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है. राइट, आप पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को. ए के साइज क्या है बेटा बताओ? 1x3. ये इसकी साइज क्या है बेटा? 3x3. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस सर नो? 1+3 है और ये क्या है? 3x3 है. दोनों ही क्या है? सेम है. सेम है तो कंपेटिबल है. मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म है. अच्छा, फाइनल साइज कितने का आएगा बेटा? 1/3. करेक्ट आंसर. फाइनल साइज कितने का आएगा? 1/3. अच्छा, इसका साइज क्या है? इसका साइज क्या है? 3/1. रो 3 है, कॉलम 1 है ना, तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन. तो फाइनल साइज कितना आएगा बेटा? 1/1. 1/1 का मतलब एक ही आंसर ना, एक सेल खाली. राइट, तो लेट्स सी एक सेल में आंसर आया कि नहीं आया. एक आंसर क्या है? 1. बच्चों उसको खुला मत छोड़ देना, उसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि वो मैट्रिक्स है, वो वैल्यू नहीं है डिटर्मिनेंट की तरह. राइट, नहीं तो गलत होगा आपका आंसर. इसको किस में रखना? 1/1 का भी वो मैट्रिक्स ही है. राइट, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो वही क्या क्या है. तीनों को हमें करना था. पहले उन्होंने क्या किया? इन दोनों को परफॉर्म किया. किसको परफॉर्म किया? ये दो. इसको एज इट इज रखा है. यस सर नो? तो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2, 2 × 0, 3 × 9. वैसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 2 4 3 1. 1 3 1 3, 2 4 कितना हुआ? 8, 3 1 3. थर्ड कॉलम 1 0 0, 2 9 जा 18, 3 0 0. राइट, तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये आपका फिर ये आपका क्या आ गया? आंसर आया 29 14 18. दिस इज 1x3 एंड दिस इज 3x1. फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ 1x1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या करना पड़ेगा ना? 29 × 2 14 × 5 70, 18 1 जा 18. फाइनल रिजल्ट 146. क्लियर है? 2 बार आ चुका है. यस सर. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ए दिया रहेगा, फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट a + 2b = a स्क्वायर. राइट, अभी अपने को मैट्रिक्स बी फाइंड करना है. ये रिलेशन दे दिया है. ओके, ए पता है क्या? हम ए स्क्वायर निकाल पाएंगे? ए ऑलरेडी दिया हुआ है.
ए की वैल्यू क्या है 4 2 1 3 राइट। 2 प्लस क्या बोला है प्लस 2b इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या करोगे एक मल्टीप्लाई कर दोगे 4 2 1 3 को किसके साथ 4 2 1 3 के साथ। जो बच्चों ये कितने बाई कितने का है 2/2, ये कितने का है 2/2, तो फाइनल रिजल्ट भी कितने का आएगा 2/2 का आएगा। तो ये आपको 2/2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। ये सर नो ओके स्टूडेंट्स। अब अपने क्या कर सकते हैं अपने को निकालना क्या है बी निकालना है। क्या निकालना है बी निकालना है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट यहाँ पे जो भी है बेटा उसको इस साइड भेज देंगे तो माइनस आ जाएगा। ये जो यहाँ पे जो भी है ये प्लस में है ना, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2/2 का ये राइट। इसका कुछ रिजल्ट आएगा ये सर नो। और ये क्या लिखा है 2b लिखा है ना 2b इक्वल टू फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे बच्चों 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन इस साइड हमें खाली भी चाहिए ना, इधर मल्टीप्लिकेशन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन। तो 1/2 बच्चों यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे कुछ लिखा है मान लो x y z कुछ भी लिखा है k। क्या करोगे 1/2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हमने देखा ना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट क्या होगा जब भी बाहर रहता है सबके साथ क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। समझ में आ रहा है प्रोसेस। देखिए लेट्स सी हाँ यहाँ पे क्या है बेटा ए क्रॉस ए है ए क्रॉस ए पहला ए स्क्वायर इस साइड था तो ए क्रॉस ए किया तो ये बच्चों देखो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। फाइनल रिजल्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो ये तो पता ही है आपको अब बच्चों मैं बोलूँगा नहीं मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है क्या नहीं, इसका रिजल्ट ये आ गया। फिर ये लिखा है बेटा a + 2b इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो कैसा किया ए स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर था यहाँ पे प्लस में था ना उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो माइनस हो गया ए स्क्वायर माइनस ये ए तो पहले से हमको दिया रखा था हमने निकाला जो भी रिजल्ट आया। अब 2b है तो b क्या होगा उस साइड गुणा में यहाँ पे 2b था हमको खाली भी चाहिए ना, यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लिकेशन उस साइड जाएगा तो डिवीजन। और बच्चों जो भी x मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट नहीं, ये मैट्रिक्स में क्या होता है जो भी कांस्टेंट रहता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। किसके साथ सबके साथ। तो बच्चों सबके साथ देखो हाफ इंटू 14 7 सबका आधा आधा कर देना राइट। गेटिंग और नॉट यस और नो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा ए दिया है क्या करोगे बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखा है प्रूव करना है तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे ए इंटू ए करेंगे। फाइनल रिजल्ट कितने में आएगा कितने का आएगा 3/3 इक्वल टू बेटा क्या आना पड़ेगा आई मतलब क्या 3/3 का ही लेंगे ना। और यहाँ पे क्या होना पड़ेगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये आ जाना चाहिए। हाँ बस आ गया कर तो प्रूव हो गया। तो सिंपल यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन खाली आपको करना है किसका ए इंटू ए का। क्या आंसर आ गया ये आ गया ना इक्वल टू आई डन। समझ में आ रहा है ओके बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ लॉज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे अब तक आपने क्या क्या देखा बेटा व्हाट इज मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ तक ही हुआ है हमारा राइट। अब हम देखें कुछ लॉस कौन सा लॉस ट्रू होता है कौन सा लॉ फॉल्स होता है किसके लिए राइट। तो बेटा अगर दो इफ देयर आर 2 मैट्रिसेस अब सेम ऑर्डर किस ऑर्डर का होना पड़ेगा सेम ऑर्डर तभी तो हम उनके बीच में समेशन कर सकते हैं ना सेम ऑर्डर होना चाहिए राइट। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर होना चाहिए क्या दो मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने में सेम ऑर्डर चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑर्डर क्या चाहिए एम खाली एन यहाँ पे सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए सेम, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं राइट तभी ये कॉम्पिटिबल होता है। कॉम्पिटिटिव लॉ बच्चों हम एडिशन के लिए अब देख रहे हैं जो भी लॉ एडिशन के लिए यहाँ पे हम लागू कर रहे हैं वो सारे हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ए प्लस बी और बी ए माइनस बी सेम होगा क्या नहीं होगा। तो दिस आर द रूल्स ऑफ एडिशन। बच्चों पहला प्रॉपर्टी कौन सा है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सही होगा ना यस ऑब्वियसली आप यहाँ से वहाँ जोड़ो वहाँ से दे विल बी सेम। दूसरा क्या है बच्चों कौन सा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी क्या होगा सेम होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों स्केलर वाला कोई कांस्टेंट हो मान लो एक कांस्टेंट अगर होगा और यहाँ पे दो मैट्रिक्स होंगे समेशन में तो ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में भी आप क्या कर सकते हो भेज सकते हो राइट बच्चों ओके। यहाँ पे ए कोई एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और 0 मतलब नल मैट्रिक्स है। बच्चों आपको पता है कोई मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स जोड़ो कर सेम ही आएगा यही आएगा राइट। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या 0 0 है ना किसी के साथ भी 0 0 जोड़ो वही आने वाला है। ये सर नो कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ आपने नल मैट्रिक्स जोड़ दिया तो क्या आएगा यही आएगा ना क्योंकि नल का मतलब क्या होता है ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। सेम स्टूडेंट्स अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट के आगे माइनस लगा दिए राइट उनको जोड़ोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा 0 आएगा राइट ओके। और बच्चों देखो
अगर 3 मैट्रिक्स है, तीनों का ऑर्डर भी सब कुछ सेम है, अगर ये दोनों सही हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों सेम होगा ना, तभी तो ये इक्वल हो रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बच्चों देखो यहाँ पे आई किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे 1 की तरह काम कर रहा है। मैंने बोला मैं कहा था यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये यूनिट मैट्रिक्स किसके तरह काम करता है, 1 की तरह काम करता है। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, वही आ जाता है कि नहीं। और बच्चों अगर आपको पता है हमने बुलियन अलजेब्रा में वैसे ही चीज़ों को क्या कहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा है। क्या कहा है, इसलिए इसका यहाँ पे कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एलिमेंट ना करके क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, तुम यहाँ पे जो भी कुछ मल्टीप्लाई करो वो सेम ला देगा, कोई भी वैल्यू भले क्यों ना हो। तो यहाँ पे बच्चों वैसे ही a इंटू आई करोगे तो भी a आएगा, b इंटू आई करोगे तो भी क्या आएगा, b आएगा, क्योंकि i का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स 1 1 1 ही होता है, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों जनरली कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, ai ia, ये सर नो, ये खाली i के लिए लागू होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए लागू होगा नहीं। जो कल हमने चर्चा किया था ना कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ओके तो इसके वजह से यहाँ पे क्यों नहीं है, इसका भी कारण बताते हैं हमने कि मान लो ए क्या है 2/3 का है और बी क्या है 4/, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3/5 का है। तो बेटा ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। फाइनल ऑर्डर क्या होगा 2/5। लेकिन क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्या देखिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो क्या नहीं है, सेम नहीं है, राइट। इसके कॉलम और इसके रो सेम होने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो तो बी ए मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये जरूरी नहीं होगा। लेकिन बेटा क्या हम ये ए आई और आई ए के लिए हो सकता है, क्योंकि क्या है ये आई का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब कांस्टेंट नहीं, यूनिट मैट्रिक्स है, 1 के जैसा, आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा है, समझ में आ रहा है। सो हाँ, और बच्चों जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई मान लो कि ए एम एन क्रॉस मैट्रिक्स और जीरो भी क्या है, एक एन बाई एम। देखो यहाँ बच्चों मल्टीप्लिकेशन करने से पहले उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये कंपेटिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपेटिबल, है ना। देखो ये एम बाई एन का लिया, क्या लिया है, एन बाई एम लिया है ना, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, राइट। तो बेटा किसी के साथ भी आप जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, राइट। और ए क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो, ए जीरो इक्वल टू जीरो। कोई भी मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, अगर नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। बच्चों देखो अब एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू होगा, लेकिन तभी होगा जब ऐसा ऑर्डर होगा। देख रहे हो 3 मैट्रिक्स होगा ए बी सी और 3 का ऑर्डर ऐसा होना पड़ेगा। देखो ये दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, ये दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तभी होगा। तो बच्चों आप किसी को पहले मल्टीप्लाई करोगे चलेगा ना, आप BC को मल्टीप्लाई करोगे, नया साइज तुम्हारा क्या बनेगा। देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करो, उनका फाइनल साइज बच्चों क्या आएगा पता है, m इंटू क्यू ही आएगा। क्या आएगा, क्यों, m इंटू क्यू, पता है ना, ये दोनों चले जाते हैं, ये दोनों चले जाते हैं, बचता क्या है लास्ट वाले। तो आप भले देखो पहले हम BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा मेरा, n/q, यस सर नो। B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर बनेगा, n/q ना, क्योंकि P चला जाएगा। फिर बच्चों A का ऑर्डर क्या है, m/n है, m/n इंटू n/q क्या होगा, m/q होगा, यस सर नो, क्योंकि n क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यहाँ से आप करो, या तो पहले AB को करो बाद में C को करो, तो भी आपका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, m/q का ही आएगा, राइट। ओके ओके हाँ बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सही होगा, होल्ड करेगा। अगर ये ऑर्डर मेंटेन्ड है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या करता है, उसके लिए काम करता है, MV इंटू AC। लेकिन बच्चों ध्यान रहे यहाँ पे वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर बेटा, देखो ऑर्डर में भी बच्चों यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है, AB प्लस AC आप कर रहे हो, राइट। बच्चों आपको पता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में गुणा होता है ना, AB और AC का गुणा होता है ना, ये सर नो। तो बेटा अब ये देखो ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है AB और किसका, किसका, BC का नहीं हो रहा है, इसीलिए बच्चों AB और AC कंपेटिबल होना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, MN NP NQ नहीं है, वहां पे ऊपर क्या था, MN NP और क्या था, NQ था। लेकिन यहाँ पे बेटा क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, AB और AC। तो AB का बच्चों AB मल्टीप्लाई होने के लिए देखो ये चलेगा ना, ये दोनों सेम है, और मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, A और C हो रहा है। इसीलिए बच्चों देखो ये क्या है, NN सेम रखा गया, यहाँ पे क्या नहीं रखा गया, P नहीं रखा गया, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, C के साथ होगा। A C के साथ होने के लिए उनका कंपेटिबिलिटी होना जरूरी है ना, ये सर नो। तो ये ध्यान रखे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होने के लिए यानी सिंपल बच्चों मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंपेटिबल होना क्या है, जरूरी है, राइट। बच्चों नेक्स्ट
अगर हम कह सकते हैं अगर तीन मैट्रिक्सेस है और कहा गया कि ए बी इक्वल टू एस सी है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि क्या हो बी और सी क्या हो दोनों सेम हो। ए बी इक्वल टू एस सी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों क्या होंगे सेम होंगे, राइट। ए बी इक्वल टू वो मतलब नल मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि ए नॉट इक्वल टू और बी नॉट इक्वल टू, कोई भी क्या हो सकता है जीरो से इक्वल नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे कुछ क्या है किसके थे प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के। देन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब पता है ना आपको, रो को कॉलम बना देते हैं, रो को क्या बना देते हैं कॉलम बना देते हैं। बच्चों देखो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या, इंटरचेंज कर दिया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब या फिर से इंटरचेंज कर दिया तो आपको वही मिलेगा। ये सब बच्चों जैसा ये वाला ए का डैश डैश, ए डैश का डैश क्या होगा ए हो जाएगा इस तरह। बच्चों ए बी का होल ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, ये सेम है। ये बच्चों ये प्रॉपर्टीज है, राइट। ओके हाँ बच्चों ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दीज आर प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ तक तो सेम ही लग रहा है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। लेकिन बेटा ये क्या है, ए बी का याद रखें ए और बी का होल ट्रांसपोज हो रहा होगा तो क्या होता है आंसर, ये बदल जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ रहा है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। डिटरमिनेंट हमने वी हैव ऑलरेडी सीन द चैप्टर नंबर 5। बच्चों डिटरमिनेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल ना, इक्वल था 2/2 का 3/3 का, बट यहाँ पे नीड नॉट बी क्योंकि मैट्रिक्स 2/3 का भी हो सकता है। बच्चों आप दिखा देंगे उस डिटरमिनेंट को ऐसे डबल लाइन से, बट यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। जनरली वी आर प्रिफरिंग दिस। इसका आंसर क्या आता है फाइनली, एक वैल्यू आता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों वैल्यू नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट है इसको, कुछ आप मैट्रिक्स के अंदर आप वैल्यूज को अरेंज कर रहे हो, कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है। बट डिटरमिनेंट हमको निकालना आता है, ये सब ऑलरेडी वी हैव सीन हाउ टू टेक द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बराबर। यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने को दिया है, हमको पता है कैसे हम डिटरमिनेंट निकाला जाता है, अभी हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था। हाँ बच्चों ट्रांसपोज करना है बहुत ईजी, क्या करो इसको रो को कॉलम कर दो, ये सब ना कर पाएंगे कि नहीं। रो को खाली क्या करना है 1 2 3 को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल को क्या लिखना है, वर्टिकल लिखना है। 0 1 0 को 0 1 0 हॉरिजॉन्टल है उसको कैसे लिखना है, वर्टिकल लिखना है। तो आपका क्या बन जाएगा वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स नया चैप्टर स्टार्ट, नया मतलब एक कहानी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एडजॉइंट। क्या एडजॉइंट बच्चों, एक्चुअली ये आपको हेल्प करने आने वाला है। हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है, नया जो टॉपिक है दैट इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या निकालना है हमको, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ए इनवर्स ऐसा -1, राइट। तो ए इनवर्स हमारा निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें कौन मदद करेगा, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है, इनवर्स हमको निकालना है। नेक्स्ट टारगेट क्या क्या निकालना है, ए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसीलिए बच्चों डिटरमिनेंट को लेके आया, क्योंकि डिटरमिनेंट तो वैसे हो चुका है हमारा, फिर भी वो बोल रहा है कि ये क्यों, क्योंकि आपको यूज होने वाला। अच्छा हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आता है कि नहीं आता। अब क्या निकालना है बेटा, खाली एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया, हाँ मान लो डिटरमिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों एक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, कोई एक मैट्रिक्स होगा। हम देखेंगे वो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। नीचे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मानो डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू होता है ना, मान लो 5 आया, क्या आया, नीचे बच्चों लिखेंगे क्या 5 कांस्टेंट है ना, नीचे बाय कोई मैट्रिक्स के डिवाइड बाय 5 है, इसका मतलब बच्चों 1/5 मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। नीचे 5 हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 मल्टीप्लाई हुआ। हमको पता है ना 1/5 के लिए क्या करना, सबके साथ क्या कर देना, 1/5 मल्टीप्लाई कर देना, हो गया काम। यानी आप इनवर्स निकालने के लिए आप एक स्टेप दूर है, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ। फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट है अपॉन डेट है, बच्चों डिटरमिनेंट को डेट बोलते हैं शॉर्ट में, डेट है, राइट, DET। एडजॉइंट है अपॉन डेट है, राइट। तो ए इनवर्स, तो डेट है मैंने बताया कैसे निकालो। डेट है तो कोई हमको निकालना आता है, कोई वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू होगा उसको 1 बाई करके मल्टीप्लाई कर देना। मतलब नियर नाउ आवर कंसर्न इज ओनली टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही ईजी है। हम जो डिटरमिनेंट निकाले थे सेम वे में ये इसको भी निकालना होता है। तो लेट्स फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बराबर। स्टूडेंट्स ये सिंबल हमको पता है ना ऑलरेडी, कैसे प्लस माइनस क्या आता है, राइट। इसको बदलते जाते हैं प्लस माइनस ऐसे, राइट। बच्चों ये किसके लिए है,
ये यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ये 3/3 का है। किसका है? 3/3 का मैट्रिक्स है। बच्चों हमने माइनर ऑलरेडी पढ़ लिया ना। माइनर मतलब क्या? उस रो जिस वैल्यू के लिए माइनर निकाले उस रो को और उस कॉलम को क्या कर दो? हाइड कर दो। जो डिटरमिनेंट निकालते वक्त माइनर निकाल देना, जिस सेल का निकालो उसके रो और कॉलम को क्या कर दो? हाइड कर दो। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया है, क्या है? 2 3 4। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स। बच्चों थोड़ा देखो तो क्या है? 2 3 4 106 578। राइट, ये बच्चों आपको मैट्रिक्स दिया है। ओके, अभी अपने को फाइंड करने को क्या बोलेगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट निकालो हमको। बच्चों ये कोफैक्टर निकालना आता है पहले से। क्या निकालना आता है? कोफैक्टर का मतलब क्या? पहले माइनर निकालो फिर उसको साइन दे दो तो क्या बन जाता है? कोफैक्टर। माइनर का मतलब बच्चों पहले हम माइनर ऑफ 2 का माइनर मतलब किसको हाइड करना? 2 के हाइड कर दो, उसके रो को और उसके कॉलम को। क्या बचा? ये बचा, यहाँ पे लिख दिया। उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। माइनर बच्चों आ चुका है डिटरमिनेंट में। और कोफैक्टर मतलब बच्चों क्या? वो साइन को अप्लाई करो। इसका साइन क्या है? 2 का प्लस, उसके खाली प्लस लगा दो आगे तो वो कोफैक्टर हो गया। माइनर का मतलब क्या? बिना साइन वाला। रो और कॉलम को हाइड कर दो, सेल का जो भी है वो माइनर, उसके अगर साइन लगा दे तो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। राइट, वैसे बच्चों 3 का कोफैक्टर क्या होगा बताओ? क्या हाइड हो जाएगा? ये रो और एक कॉलम तो बचेगा क्या? 1 5 6 8 और उसके आगे क्या लगेगा? माइनर। ऐसा आता है हमारे बच्चों को? यस सर नो? कोफैक्टर ऑफ 5 बताओ। ये 5 क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 5 हो जाएगा। ये रो और कॉलम हाइड क्या बचा? 3 3 4 0 6। अच्छा, इसमें सिंबल कौन सा आएगा बेटा? प्लस सिंबल। राइट, तो गो को हो गया कोफैक्टर ऑफ 5। हो गया कोफैक्टर 5। पता है सबको ये? ओके, वेरी गुड। बच्चों देखो ये थोड़ा कैसे अलग हो रहा है? डिटरमिनेंट से थोड़ा अलग है। राइट, ओके। ये किसके तरह होगा? जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बच्चों एक सेल को निकालने के लिए तुमको कितना सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना? जो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। वहाँ जाके बैठ जाता है ना। मैं बोलता हूँ 1 1। कल जैसे हमने लिखा था ये क्या है? रो 1 कॉलम 1। ये क्या है? रो 1 कॉलम 2। रो 1 कॉलम 3। बच्चों इसको निकालने के लिए तो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन जोडिशन करना पड़ता है कि नहीं? एक सेल को निकालने के लिए। यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। किसमें? एडजॉइंट में। अच्छा बच्चों क्या लिखा है देखो? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। राइट, ये थियरी आपको पढ़ोगे तो आपको बोला है भूल भुलैया में आ चुके हो। लेट्स सी वन प्रैक्टिकल। राइट, तो बेटा एडजॉइंट निकाला कैसे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। इसको बेटा उल्टा से पढ़ो। कहाँ से पढ़ो? रिवर्स पढ़ो। पहले क्या निकालना है? कोफैक्टर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स ऑफ द, पहले बेटा क्या है? कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? एडजॉइंट मिलेगा। राइट, यानी बच्चों हम क्या करेंगे? अब 2 के जगह पे क्या डाल देंगे बेटा पता है? ये 2 के जगह पे क्या डाल देंगे? ये वाला डाल देंगे वैल्यू। समझ में आ रहा है? कोफैक्टर का मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स? कोफैक्टर का मैट्रिक्स। बच्चों मैं मतलब 2 के जगह पे क्या डाल दूंगा? ये जो आंसर आ क्या आएगा बेटा बताओ तो? 0 - 42। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा? -42। 3 के जगह पे क्या डालूंगा? 8 - 30 कितना है? -22। -22 यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा? +22। समझ में आ रहा है बेटा? हर एक एलिमेंट में क्या डाल देने का? उसका कोफैक्टर डाल देने का। जो भी फाइनल आंसर आया उसको क्या कर देने का? ट्रांसपोज कर देंगे, रो कॉलम को बदल देना। तो तुम्हें क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों ये यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखिए। 2/2 मैट्रिक्स के लिए 2/2 उसका माइनर का साइन ये रहता है। क्या रहता है? वो बदलता नहीं है। प्लस माइनस रहता है। क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता है। किसका साइन? 2/2 के लिए जो आपका साइन होता है माइनस के लिए जो लगाता है, कोफैक्टर फाइंड के लिए साइन लगा जाता है माइनस के बाद आगे, तो उसका पैटर्न क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता है। 3/3 में क्या होता है? प्लस माइनस ऐसा होता जाता है, अल्टरनेटिव होता है। बट यहाँ पे याद रखें प्लस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस होता है। किसके लिए? 2/2 के लिए। राइट, ओके बच्चों लेट्स सी। हम एक 2/2 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है बेटा? 2 1 5 4 ऐसा लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे? सारे का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। राइट, पर जो 2 है तो क्या आएगा? आंसर क्या बचा? खाली 4 ही बचा ना। उस रो कॉलम को हाइड कर दो, क्या बचेगा? 4। और इसके लिए साइन क्या है बेटा? प्लस है ना, तो क्या है? +4। बच्चों अब 5 का फाइंड करते हैं। 5 के लिए क्या है बेटा? 1 है,
बट 1 के साइन कौन सा लगाना है, माइनस साइन। तो बच्चों पहले वैल्यू फाइंड करो फिर साइन पे जाओ, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करो फिर साइन पे जाओ। बच्चों 1 है, 1 का साइन क्या है, 1 के लिए कौन है 5 है और वैल्यू क्या है माइनस है, तो -5 हो गया। बच्चों 4 के लिए क्या है, 4 के लिए 2, लेकिन वैल्यू क्या है प्लस है तो 2। बेटा इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ना, ये क्या निकला, ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका भी क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, रो को किस में बदल देना है, कॉलम में बदल देना है, 4 - 1 5। बट ये क्या निकल गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ। समझ में आ रहा है क्या हुआ, क्या करना है, पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, फिर उसका क्या करना है, उसको ट्रांसपोज कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ। डिवाइड बाय डिटरमिनेंट निकाल के कर दोगे तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, राइट। ओके ओके बच्चों देखो अगेन ये दिया है, तो बेटा 7 के जगह पे क्या आएगा, ये है ना, इसके पहले लगा दो साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस। 7 में क्या आएगा 10 + 10, 8 का क्या आएगा 2, कौन सा साइन, ये वाला लेना, ये वाला मत ले जाना जिसका निकाल रहे हो उसका साइन आएगा, इधर का नहीं लेने का। 8 का क्या है 2 है, तो साइन क्या आएगा आगे -2। 2 का साइन क्या आएगा बेटा 8, साइन क्या है माइनस है -8। 10 का साइन क्या है प्लस है, राइट, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 है। इसको क्या ले लो, फिर क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एडजॉइंट आ जाएगा। बच्चों देखो अब ये इजी है, इसको हम डायरेक्टली भी कर, एग्जाम में तुम ऐसा करना, खाली चेक करने के लिए क्या करना बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहता है ना, 7 क्या दिया है यहाँ पे 7 2 8 10, उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, राइट। क्या जैसे हम लोग MCQ एग्जाम करते तो ऐसा नहीं निकालते, डायरेक्ट बच्चों इसका क्या निकाल देंगे, देखो ये दोनों को चेंज कर देने का, इन दोनों का आगे माइनस डाल देने का, क्या प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज कर दो और नॉन प्रिंसिपल में क्या डाल दो, माइनस डाल दो, हो जा रहा है ना। देख रहे हो, इन दोनों को एक्सचेंज करूंगा तो क्या आएगा 10 7, और इन दोनों के आगे क्या डाल देना, खाली माइनस डालना, तो -8 -2 आ रहा है बेटा आंसर, राइट। ऊपर वाले में जाओ, देखो ये दिया है, क्या करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 और 2, और इन दोनों के आगे क्या डाल देंगे माइनस डाल देंगे। आ रहा है देखो, तो आ रहा है बच्चों, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना, लेकिन आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, ये दोनों चेंज होगा उसके दोनों के आगे क्या लगेगा माइनस लगेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये क्या था 2/2, अब आ गया देखो क्या गया 3/3। क्या करना पड़ेगा बेटा, हर एक के सामने क्या करना पड़ेगा, उसका मुझे कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर क्या होगा बेटा, ये 2 2 जा 4, 4 - 20 -16, हाँ तो ये तो प्लस साइन है तो क्या आएगा -16, समझ रहे हैं। 2 के यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो सबका हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना 3 है, 3 बच्चों क्या आएगा 2 -15, 2 -15 क्या आया -13, और ये माइनस वाला है ना तो क्या आ गया +13। 1 है बेटा तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस प्लस वाला है ना, 4 - 6 -2। समझ में आ रहा है बच्चों, जो भी ऐसा आया फिर उसको क्या करना ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा -16 +13 और ये -2, राइट। तो देखो फर्स्ट रो बच्चों आ चुका है, क्या -16 -13 -2 आया, फिर उस सबका क्या आया, जो भी आया उसका क्या लिया ट्रांसपोज किया, ये सर नो ओके। तो ये जो भी आया बच्चों आपका क्या क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ, देखो ऐसा खाली ए मत लिखना, क्या लिखना एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ओके बच्चों अब क्या बोला, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। जो भी एडजॉइंट है निकालना, जो भी आंसर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ए के साथ मल्टीप्लाई करना। बच्चों देखो एग्जाम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लिखना, ऐसा लिखना। बच्चों देख रहे हो हर एक सेल के ऊपर उसका कौन बैठ चुका है, कोफैक्टर बैठ चुका है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर। देखो 1 के जगह में क्या कौन आया, ये आया, ये प्राणी आया, लेकिन साइन क्या आएगा प्लस, 0 के जगह पे क्या आया, ये 2 और ये 2 आया, राइट, लेकिन साइन कौन सा आया माइनस। ऐसा करते करते जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। जो भी आएगा आंसर ये उसको अगर क्या कर देंगे, ये जो आंसर आया उसको क्या करना है ट्रांसपोज जाने के फिर फाइनली यहाँ पे क्या क्या है, एक के साथ मल्टीप्लाई करो। बेटा ए भी क्या है हमारा 3/3 का है, और ट्रांसपोज भी बच्चों देखो ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट करने में ऑर्डर नहीं बदलेगा, क्योंकि एडजॉइंट में तुम ऑर्डर थोड़ी हर एक सेल पे वैल्यू डाल रहे हो ना, तो ऑर्डर थोड़ी बदलेगा। एडजॉइंट पे हमारा क्या नहीं बदलेगा ऑर्डर, क्योंकि हम हर एक सेल की जगह पे हम क्या देख रहे हैं उसका कोफैक्टर दे रहे हैं ना, एक सेल को एक कोफैक्टर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं बदलेगा ऑर्डर बदलेगा नहीं। तो बेटा हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 3/3 का एक। अच्छा ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1 होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। यस बच्चों, इसको क्वेश्चन को टफ करना हो तो बोलेगा द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज व्हिच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो तुमको लिखना पड़ेगा इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन क्या रहता है, गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यूज में रहते हैं, ये दे देगा, बोलेगा ए दिया है फाइंड करो, एंड क्या ऑप्शन देगा 4 से द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और 4 दे देगा, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें उसको तक जाने के लिए करना तो पड़ेगा, और तुम कर भी लोगे, लास्ट में आंसर आएगा तो भी लिख दोगे कौन सा यूनिट मैट्रिक्स। इसीलिए तो गवर्नमेंट एग्जाम टफ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है। तुम सब लाने के बाद भी तुमको पता नहीं अगर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो भी तुम्हारा आंसर गलत। वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपका चेक करता है तुमको सब कुछ आता है कि नहीं, राइट। बच्चों देखो, और मुझे चेक करना तो पता है मैं क्या बोलूँगा, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स 2 मैं दे दूंगा, हर ऑप्शन में 2 आंसर दूंगा। ऑप्शन ए मैट्रिक्स का टाइप भी बताना है, और दूसरा आपको बताना है कि उनके जो वैल्यूज है उसका सम कितना होगा, मतलब 39 + 39 करके आप वहाँ पे दोगे, जो भी मैट्रिक्स है उसका खाली सम करो, तो बेटा चेक हो जाएगा ना इजीली। कहीं आंसर भी गलत नहीं निकाला था ना उसने, मतलब तुम्हें आंसर भी निकालना ही पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे तुमने 2 to 2 ला के रखा है तो भी आंसर सही आ गया तो भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या होगा उसका सम के साथ से बदल जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उस बच्चों इनवर्स निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देख रहे हो आपने एडजॉइंट निकाला, वो भी 2/2 का निकाला या तो 3/3 का निकाला, जो कि ऑलरेडी क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही था। तो इनवर्स, क्योंकि हम इनवर्स के लिए तैयारी कर रहे थे, किसके लिए तैयारी कर रहे थे, इनवर्स के लिए, राइट। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्या है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी जो आ रहा है बी ए को भी वही आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा बेटा, ए बी जो आ रहा है बी ए भी क्या हो रहा होगा, वही आ रहा होगा। एंड उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आई आए, तो बेटा बी को क्या कहा जाएगा, ए का इनवर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बी का इनवर्स कहा जाएगा। बच्चों हमको पता है ना, ए इंटू हम ए इनवर्स करेंगे तो बेटा क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा 5 का इनवर्स क्या होता है, 1/5 होता है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, 1 ही तो आई है आपका, यस सर नो। उसका इनवर्स क्या होता है, 5 का इनवर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, 1/5। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। और बेटा ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो भी आई आएगा कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों ए इनवर्स को ही वो बी बोल दिया, कि अगर कोई मान लो कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को जनरली बच्चों ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता। लेकिन अगर हो रहा है और इक्वल टू आई आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि एक बी जो है वो ए का क्या है, इनवर्स ही होगा, तभी ये पॉसिबल है। समझ में आया, ओके। अब कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला दिखा गया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए, राइट। जो दोनों ही आपको निकालना आता है, दोनों ही आपको निकालना आ गया, एडजॉइंट भी निकालना आता है और डिटरमिनेंट भी, बस उसका डिवीजन कर दो, राइट। तो बेटा देखो ये बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आएगा, एडजॉइंट जनरली नहीं पूछा था, एडजॉइंट निकाल, क्योंकि इनवर्स पूछेगा तो एडजॉइंट तो आ ही जाएगा, राइट। और डिटरमिनेंट भी चेक हो जाता है। तो बच्चों आपका पूरा मैट्रिक्स आता है कि नहीं मुझे चेक करना, तो मैं क्या कर दूंगा, आपको मैं इनवर्स पूछ लूँगा या तो एक मल्टीप्लिकेशन पूछ लूँगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पूछाएगा क्योंकि सिंपल, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा लॉजिक चाहिए होता है, और इनवर्स निकालने में तुमको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट भी निकालना है। इसलिए बच्चों एग्जामिनर ज़्यादातर क्या पूछते हैं, इनवर्स पूछ लेते हैं, राइट। तो बेटा देखो इनवर्स निकालेंगे तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेटा निकाल दे बेटा, डेटा क्या आया, 8 आया। बच्चों पता है ना डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0, और नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, नॉन। 0 आएगा तो हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन 0 आएगा तो क्या बोलते हैं, मतलब 0 नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे बच्चों इसका डिटरमिनेंट कभी भी, क्योंकि डिवाइड में रहता है ना, डिवाइड बाय 0 होना नहीं चाहिए, तो आपने डिटरमिनेंट निकाला। अच्छा इसका क्या होगा बेटा, कोफैक्टर में एडजॉइंट क्या होगा बताओ तुम, डायरेक्ट शॉर्टकट से क्या करेंगे, इन दोनों को बदल देंगे 10 और 2, और यहाँ पे -3, नहीं ये नहीं बदलेगा बेटा, ये दोनों को किस में नहीं बदलना, डायरेक्ट में बोला, डायरेक्ट में क्या बोला था मैंने, प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर दो, चेंज कर दो, और इन दोनों के आगे क्या डाल दो, माइनस डाल दो, राइट। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ आया ये 10 -3 -4 2, ये डायरेक्ट है, लेकिन तुमको एग्जाम में डायरेक्ट करना नहीं है। देन आफ्टर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे
यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं करना, आप एग्जाम में करोगे तो क्या करोगे, सबका कोफैक्टर निकालोगे। 2 का बच्चों साइन देख लो, साइन क्या होता है इसका, प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट। साइन 2/2 का अलग होता है, ओके। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। 2 के जगह पे 10, 3 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, -4, क्योंकि 3 का क्या है बेटा 4 है ना, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस, इसीलिए -4। 4 के जगह पे क्या लिखा जाएगा 4 के 3, और इसका साइन क्या है माइनस है, इसीलिए माइनस। देख रहे हो, इसलिए माइनस हो रहा है दोनों, क्योंकि सबके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसके इसका साइन क्या हो रहा है बेटा बदल। तो डायरेक्ट क्यों आ गया आंसर, क्योंकि बेटा हमको पता है यहाँ पे स्वैप तो होता ही है, राइट। स्वैप होकर ट्रांसपोज हो रहा है, इसलिए वहीं रह जा रहा है, राइट, ओके। और इन दोनों के आगे क्या लगा है माइनस, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, राइट। और बच्चों पता है ना, पहले रो को ट्रांसपोज करने पे ये जगह नहीं छोड़ता, पहले तो आपका वैल्यू एक्सचेंज हो चुका है, वैल्यू एक्सचेंज होने के बाद ट्रांसपोज होने को जगह नहीं छोड़ता, इसलिए बच्चों ये स्वैप हो रहे हैं, ये स्वैप नहीं हो रहे, और ये खाली क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे देखो सबका निकाल दिया आपने वैसे, फिर इसका क्या कर देने का, ट्रांसपोज कर देने का, आपको आंसर मिल जाएगा। और बच्चों मैंने आपको बताया ना, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला एडजॉइंट डेट क्या आया था, 8 आया था ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 से। 1/8 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आया दैट इज योर व्हाट, इनवर्स, राइट। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसका क्या आएगा आंसर बताओ तो, एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको स्वैप कर दे 2 और 5, ये -1 माइनस, लेकिन डायरेक्ट लिखने का नहीं। ये आने के बाद बच्चों क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, 6 है, तो 1/6 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 डिटरमिनेंट नीचे रहता है ना, इसीलिए डी को निकालने के 1/6 क्या कर दो, सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, राइट। जो डिटरमिनेंट है 1/6 आया, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, राइट। बच्चों अब एक मैट्रिक्स दिया है, बोला कि वेरीफाई करो कि ए इंटू इनवर्स क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अभी तो हमने देखा कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आई आता है, यूनिट एलिमेंट, उसको वेरीफाई करने को बोला है। बच्चों सेम पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट कितना आया 18, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट क्या होगा बताओ तो, 5 6 -3 -1, हाँ। और सबके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1/18, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये जो भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स जो भी है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, ए को, ए तो दिया हुआ है, और ये दोनों क्या आना पड़ेगा, आई, आई यानी क्या बेटा यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 0, 2/2 का, राइट। तो लेट्स सी, देखो 18 है बच्चों, सबके साथ मल्टीप्लाई किया गया, और ए तुम्हारा जो ऑलरेडी दिया गया था, और ए ये जो निकाला तुम्हारा ए इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में बच्चों क्या आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। दैट्स व्हाई ये प्रूफ हो गया, राइट। हाँ बच्चों देखो ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, क्या करना, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3/3। बच्चों जनरली एग्जाम में आपका 3/3 आ सकता है, 2/2 इजी करना हो तो 2/2, थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो 3/3। हर एक एलिमेंट में क्या लिखना है, उसका डिटरमिनेंट पहले निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट बच्चों, अच्छा डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें कोई एक रो को ही लेना पड़ता है ना, सबको नहीं लेते, रो कोई रो है कोई कॉलम, लेकिन मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलने हर एक सेल के लिए निकालना पड़ता है, यानी इजी कौन सा है, डिटरमिनेंट, जल्दी हो जाता है, राइट। तो डिटरमिनेंट निकाल दिया, नॉन सिंगुलर है बच्चों, कहीं पे 0 आ जाए तो वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ओके। कि दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड बाय 0 होता नहीं है, ओके। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे हर का, सिंबल प्लस माइनस जो वाला अभी जो भी आया उसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट के डिवाइड क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था 21 था, 1/21 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आया आंसर वो रख देंगे, ठीक। डिवाइड बाय 21 रख के सब में छोड़ दिया, जो डिवीजन हो रहा है उसको करो, बाकी जाने दो। ये सर नो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई। इनवर्स भी निकालना है और उसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। इनवर्स निकाला 3 का, पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट, फिर क्या निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या करोगे, ट्रांसपोज को निकलेगा क्या, एडजॉइंट, एडजॉइंट अपॉन डेट है क्या मिलेगा, ए इनवर्स, और डेट है जो भी है माइनस हाफ, सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर बच्चों, ये इसको ऐसे ही रख दिया है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब बच्चों देखो वेरीफाई करना है ना, ए इंटू इनवर्स, तो ए आया, ए इनवर्स ये आया, राइट। बच्चों इस माइनस आपको क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ओके। और ये दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट देखा ये आया, और बच्चों यहाँ पे डिवाइड बाय 2 बचा था ना, सबके साथ जाएगा, इसलिए बच्चों क्या हो गया 1 1 1 ऐसे आ गया, यहाँ पे 0 होगा, राइट। तो ये सारा क्या बन गया, कौन सा मैट्रिक्स बन गया बेटा, यूनिट मैट्रिक्स। सो आंसर इज यूनिट मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट
ये एक दिया हुआ है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन बच्चों, और ये सेटिस्फाई कर रहा है ये भी बताओ, और वहां से क्या निकालो, ए इनवर्स को डिड्यूस करो, मतलब सॉल्व करके करो। देखना ये थोड़ा अटेंशन बनाए रखो, क्या है क्वेश्चन है, सो दैट ये बताइए कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप हाईएस्ट कहाँ तक गए हो, ए क्यूब तक गए हो, कहाँ तक गए हो, ए क्यूब। अच्छा ए दिया है एक्स, पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर की भी जरूरत है यहाँ पे। आई तो मुझे पता है 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब आई भी क्या होगा 3/3 का ही होगा। मुझे कहाँ तक फाइंड करना पड़ेगा बेटा, ए क्यूब। तो पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं क्या फाइंड कर लूँगा, ए क्यूब। बच्चों फिर इसी इक्वेशन का ही ये इक्वेशन को क्या इसका ही यूज करके हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है, राइट। तो देखो ए पहले क्या निकाला मैंने, ए स्क्वायर निकाला, मुझे ये आंसर मिला। फिर मैं ए स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। तो पहला स्टेप आप यहाँ तक पहुँचे, दूसरे स्टेप में आपने क्या निकाला, ए क्यूब निकाला, राइट। ओके अब हमको बच्चा ये दिखाना है ना कि ये है कि नहीं सही में, ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये बोला ना शो करो कि ये इक्वेशन सही है। पहले शो करना है, मतलब पहले बोला प्रूव करो कि ये सही है, प्रूव नहीं बोल रहा, शो करो एक्चुअली ये सही है, तभी तो बोलेगा शो दैट, राइट। तो पहले वो शो करेगा, शो मतलब आप दिखा दोगे बराबर है। फिर होने के बाद फिर उसी इक्वेशन का यूज करके क्या फाइंड करोगे, उस पर से ही क्या फाइंड करोगे, ए इनवर्स। मतलब यहाँ पे ए इनवर्स को बच्चों नए से निकालने को नहीं बोल रहा है, किससे निकालना है, उस इक्वेशन को बोला डिड्यूस करने को बोला है। क्या बोला है, डिड्यूस का मतलब क्या, उस पर से निकालो। ए दिया है डायरेक्ट ए इनवर्स मत निकालो, ए दिया है ए इनवर्स निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उस शो कर दिया, अब डिड्यूस करो क्या, ए इनवर्स मतलब उस पर से निकालो, राइट। तो बेटा आप चलो ऐसा क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं ना बेटा, कोई मल्टीप्लिकेशन समेशन होगा इक्वल टू 0 होगा, पहले आ चुका है मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। तो क्या बोला, ए क्यूब का एक इक्वेशन आया था कि नहीं, 6 इंटू ए स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर जो भी है सबके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो 6 ए स्क्वायर क्या आया था हमारा, ए स्क्वायर ये आया था, सबके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दिया ना, 6 6 जा 30, 6 5 जा 30, 36 35 आ गया 30, तो ये 6 डायरेक्ट। और यहाँ पे 9 है, 9 ए जो भी आया सबके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया 9, और बेटा -4 आई का मतलब 1 1 होता है ना, तो सबके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया बेटा। उसको तुमने जब सब क्या किया, इसको क्या करना, माइनस प्लस, देखो ये देखो 22 माइनस 36 कितना हो जाएगा बेटा, 22 800 -14 प्लस 18 क्या होगा, +4 -4 क्या होगा 0। आ रहा है कि नहीं समझ में, अरे रोका क्या करना, जो ऑपरेशन बोला ऐसा करना ना, अभी देखा ना, ये पता चल रहा बेटा, +22 -36 +18 -4 क्या क्या 0। तो सब करेंगे तो क्या है बेटा 0, तो ये इक्वेशन सही हो गया ना, इक्वेशन क्या हो गया, सही हो गया। अब बच्चों इस इक्वेशन का यूज करके हमें क्या करना है, ए इनवर्स को निकालना। तो देखो बच्चों कैसे इनवर्स निकाला गया, ए इनवर्स। ओके तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 0 है, मुझे लाना क्या है मार्केट में, मुझे लाना है बेटा ए इनवर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो मैं दोनों साइड मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों यहाँ पे भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे बच्चों सब टर्म में ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा ना, पूरे में मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स को, तो हर एक पद में ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नो। तो बेटा इसके अंदर भी ए इनवर्स, और ये 6 ए स्क्वायर था, इसके अंदर भी ए इनवर्स, इसके अंदर भी ए इनवर्स, और इसके अंदर भी ए इनवर्स। यहाँ तक सबको रेडी है, यस और नो, यस और नो। बच्चा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पे ये बचा, ओके। तो बेटा यहाँ पे मैं ए क्यूब की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस ओके। बेटा ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए लिख सकता हूँ। बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना, अभी हमने नहीं देखा, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हाँ 5 इंटू 1/5 1 क्या ना, तो बेटा ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, आई हो गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 9 आई लिख दिया। बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 4 आई था ना ऑलरेडी, बेटा आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आई के साथ वही सेम आएगा है ना। 5 इंटू 1 करोगे तो क्या 5 आता है ना, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। ये लाइन पता चला बच्चों, इसका यहाँ तक ये सर नो, राइट। खाली सिंपली आपने क्या किया, जो भी ए क्यूब था तो उसको 3 बार ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, राइट। ए स्क्वायर था ए इंटू ए लिख दिया, ओके। सबको आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, राइट, यस और नो। इसीलिए हमने किया ताकि बच्चों हमने ए अलग किया, सब में से क्या अलग किया, ए को अलग किया, क्योंकि मेरा ए इनवर्स ऑलरेडी है ना, तो बेटा ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा ना। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई। अभी तो देखा हमने ए इनवर्स और ए क्या होता है, आई होता है।
ओके, बचा क्या यहाँ से बेटा ए स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर बचा है ना अभी भी बच्चों, ये इनवर्स और ए क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई को लिखो या ना लिखो, आई इंटू ए क्या होता है ए ही होता है, क्योंकि आई के आई लाइक 1, तो बेटा बचा क्या यहाँ पे 6 से 9 आई। ओके बच्चों यहाँ पे -4 इनवर्स था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 ए इनवर्स, राइट। बच्चों मैं +4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ए इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए ए इनवर्स, इसीलिए बच्चों मुझे यहाँ पे ए इनवर्स मिल चुका है, राइट। और बेटा यहाँ पे क्या है, अब मुझे 4 ए इनवर्स इक्वल टू ये बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ना, ए स्क्वायर की पता है, ए का भी पता है, 6 मल्टीप्लाई कर दो, आई भी पता है, जो भी है बेटा ये आंसर आया मेरा ये। अब बच्चों ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 से, आगे आंसर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स है, समझ में आया। सो देखो यहाँ पे हमने ए इनवर्स को क्या किया डिड्यूस किया, क्या किया डिड्यूस, मतलब एक इक्वेशन था उसमें से निकाला, राइट। क्या क्या बच्चों बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे, देखो ए इंटू इनवर्स करोगे तो क्या आएगा आई आएगा। बच्चों कोई भी किसी के साथ भी आई मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा वही आएगा, भले ए हो या ए इनवर्स हो, आई मल्टीप्लाई करते हो मतलब क्या आई की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 8 इंटू 1 लिखा है, ऐसे लिखा है 5 इंटू 8 इंटू 1, तो आप उस 1 को निकाल दोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। ये सर ना बच्चों समझ में आ रहा है। मैं इसको आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, शायद किसी का एंटीना अगर छूट गया है तो उसको फिर से भी पता चल जाएगा। तो बच्चों आपने देखा ये हमने इक्वेशन क्या कर लिया, डिराइव ऑलरेडी कर चुके थे, राइट, ये कर चुके थे। मुझे क्या चाहिए था पिक्चर में, क्या लाना था ए इनवर्स, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है ना, तो बेटा मैंने दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इस साइड ए इनवर्स, तो देखो ए इनवर्स सबके साइड आ गया, सबने लिख दिया ना हमने ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। अब इस साइड 0 था तो क्या हो गया 0। ओके बच्चों अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ए इनवर्स के साथ ए मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है आई होता है, इसलिए मैं सब में से क्या खोल रहा हूँ ए को खोल रहा हूँ, ए निकल तो बचा ए स्क्वायर, भाई तो यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए निकल तो बचा ए, राइट बच्चों। और देखो यहाँ पे तो बच्चों मुझे कैसे भी करके क्या करना है ए इंटू ए इनवर्स कर देना, तो क्या पता है आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पे वही तो कर रहा मेरा चाल क्या है ए इनवर्स करना है, ए इंटू ए इनवर्स करना है ताकि वो आई हो जाए, राइट। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया 9 आई हो गया, और यहाँ पे रह गया 4 इनवर्स, क्योंकि आई के साथ कोई वैल्यू होता नहीं। और बच्चों मुझे ये चाहिए भी ना, मुझे एक ए इनवर्स चाहिए ना, एक मुझे ए इनवर्स चाहिए ताकि मुझे फाइंड करना है इसको बेटा, इसलिए मैंने लेफ्ट में से कहाँ ले गया राइट हैंड साइड पे रह गया बेटा। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया आई इंटू ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो गया ए स्क्वायर ए क्या हो गया आई हो गया, तो बच्चा क्या -6 से और यहाँ पे 9 आई, राइट, और ये तो इधर चला गया था, तो बेटा ये बचा कि नहीं, इसके बाद तो आपको पता चल गया ए स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद बेटा सिंपली आपको क्या करना है, ए स्क्वायर आपको पता है, ए क्या वैल्यू पता है, आई क्या वैल्यू पता है, इसके बाद 6 मल्टीप्लाई किया 9 मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसका आंसर 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उस साइड जाएगा तो डिवीजन, राइट। तो इस हिसाब से आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये दिस इज योर व्हाट इनवर्स वाले क्वेश्चन हुए, ये डिड्यूस करना मतलब इसमें से निकालना। ओके प्रॉपर्टीज, इनवर्स के प्रॉपर्टीज है बच्चा, ये प्रॉपर्टी हमने देखा ना अभी, ए इंटू इनवर्स करो ए इनवर्स ए करो सब क्या आएंगे आई आएंगे बेटा, 2 बार इनवर्स करोगे तो क्या आएगा ए आएगा। ओके बच्चों इनका ऑर्डर बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या तो इनवर्स करके ट्रांसपोज करोगे दोनों सेम आएगा। यस बेटा जैसे आपने देखा था ना ए बी का ट्रांसपोज क्या आया था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था ना, वैसे ही यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स भी क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, ए बी का होल इनवर्स क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट। ओके सो नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 24। स्टूडेंट्स अब अपने देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बच्चों देखो जो रियल टाइम में क्वेश्चंस हमारे लिए होगा वो कोई ऐसा कोई करके नहीं देगा कि ऐसा कुछ नंबर्स कभी हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि 1 2 3 लिखा होगा 4 5 6 या यहाँ पे 0 1 2 और ऐसा कुछ आया है, मम्मी ने दिया बेटा आज ये कर नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगी, ऐसा कुछ आया नहीं है, राइट। तो बेटा रियल लाइफ में हमारे क्वेश्चंस कुछ क्या रहेंगे इस टाइप के रहेंगे। ओके तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी हैज़ 3 ऑफिसेज 1 ईच इन अहमदाबाद सूरत एंड राजकोट। एक कहाँ पे बेटा अहमदाबाद में, एक और एक सूरत में है और एक राजकोट में। बेटा देखो यही चीज़ मैं आपको 2D एरे पढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूँ, क्या पढ़ाने के लिए 2D एरे, क्योंकि मैट्रिक्स से 2D एरे ही होता है ना, रोज भी होते हैं एंड क्या होता है कॉलम्स होते हैं। तो बेटा 2D एरे के लिए अगर आपके एग्जाम में आता है CPPM में तो आप यही वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, राइट, कि एक कंपनी है उसके 3 सिटी में ऑफिस है, राइट,
इन अहमदाबाद ऑफिस देर इज वन सूरत इन अहमदाबाद ऑफिस देर इज वन ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस ओएस उससे बोला है राइट, वन है ओके। 2 हेड क्लर्क कितने हैं 2 है, 6 क्लर्क एंड 4 पियंस, 6 क्लर्क एंड 4 पियन मतलब 4 यहाँ पे पोस्ट है। और एक कंपनी अहमदाबाद में खोला है, दूसरा ब्रांच कहाँ पे सूरत में। सूरत में क्या है बेटा, देर आर 2 हेड क्लर्क 5 क्लर्क एंड 3 पियंस, लेकिन क्या नहीं है ओएस नहीं है ओके। एंड इन राजकोट ऑफिस 1 ओएस 1 हेड क्लर्क 6 क्लर्क एंड 3 पियंस। समझ में आ गया बेटा, ये प्रिपेयर हो गया ना, ये सर नो। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडेंट हेड क्लर्क क्लर्क एंड पियन आर रेस्पेक्टिवली 12,000 10,000 6,000 एंड ₹3,000। उनका एवरेज दिया गया बेटा। किसका इनकम, उन सबका ओएस का एवरेज इनकम कितना है बेटा, ओएस वालों का एवरेज इनकम कितना था लिखा है 12,000। 12,000 किसका है ओएस का है। फिर किसका 10,000 है, हेड क्लर्क का एवरेज कितना है 10,000 है। और 6,000 किसका है क्लर्क का। पियन का कितना है 3,000 है राइट, उनका एवरेज है बेटा ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वजह है कि मेरे पास अगर हमारे पास 40 एम्प्लॉय है, मैं बोलूँगा सबका एवरेज सैलरी 5 है, भले किसी का ज़्यादा 7 भी हो किसी का 3 भी हो, लेकिन एवरेज बोल दिया तो उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टोटल कंपनी को सैलरी पता चल जाएगा ना। तो हम इतने में से हम क्या नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि उनके कंपनी में जो ओनर होगा वो हर महीने कितना सैलरी देता होगा, पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा, मैट्रिक्स क्या करोगे, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि तुम्हें वो एक उतने लोग हैं और इतने उनके क्या है सैलरी है। बेटा ये कितने बाई कितने का कॉलम है, साइज क्या है पहले वाले का 3/4, ये कितने वाला कितना है 4/1, हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन 3/4 का, ये 4/1 का, बस कर दो मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा देखो आ रहा है ना, ये ओएस वाला देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर है ना, देखो एक है 17,000 है उसका सैलरी। तो ये बेटा देखो मल्टीप्लिकेशन। अब बोलोगे भाई आप इसको सिंगल रो में क्यों नहीं लिखे, 12,000 10,000 6,000 थे, तो फिर गलत होता, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होता, पहली बार ऑर्डर ही गलत आता। और बेटा हमको पता है ना ओएस का सैलरी ओएस से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर किसका हाई कोर्ट नहीं, कौन है हेड क्लर्क का क्लर्क के सैलरी के साथ, और पियन का हो रहा है ना, वही हो रहा है। फिर बच्चों यहाँ पे आप ओ लिखोगे, फिर इसका सैलरी सूरत वालों का 0 इंटू ये राइट। ये सारा होने के बाद बच्चों आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखो इसका है हमने अभी जो निकाला वो इसका है, और ये राइट सैलरी बिल बच्चों दोनों का क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया गया दोनों। तो बेटा आपको पता चल गया कि भाई कितने का 80,000 कहाँ जा रहा है हमारा, किधर कॉस्टिंग ओएस की सैलरी, और नहीं नॉट ओएस अहमदाबाद की सिटी वाइज। अहमदाबाद में हमारा कितना सैलरी जा रहा है, क्योंकि एक रो एक को सिटी को बता रहा है ना, ये तीनों चारों टाइप के एम्प्लॉय का समेसन है। अहमदाबाद को कितना जा रहा है 80,000 जा रहा है, सूरत को कितना जा रहा है 59,000 और राजकोट को 66,000। ठीक है, तो ये बच्चों ये पूछा गया था कि कितना रुपीज़ था, फाइनली यहाँ पे पूछा गया था यूजिंग फाइंड टोटल मंथली सैलरी बिल ऑफ ईच ऑफिस। हर एक ऑफिस का हमको क्या चाहिए था टोटल चाहिए था, तो हमने हर एक ऑफिस का क्या दे दिया टोटल दे दिया राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, लिसन केयरफुली, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स, आइटम ए एंड बी। 2 टाइप्स के बच्चों आइटम्स बना रहे, आइटम्स ए बना रहे और आइटम्स बी बना रहे राइट। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस 2 आइटम्स 2 मशीन्स आर यूज, 2 मशीन बच्चों यूज हो रहे। एक बच्चों पता है ना, कोई एक आइटम बनाने से 2 मशीन से गुजर सकता है वो राइट। तो यहाँ पे हमने मशीन 1 का भी यूज करना है, मशीन 2 का भी यूज करना है राइट। 2 मशीन्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आइटम है। एक अगर आइटम है, एक अगर बनाना है आइटम है, मतलब एक फ्रीज है, एक फ्रीज बनाना है, तो फर्स्ट मशीन यूज फॉर कितना आवर्स 2 आवर्स, मशीन 1 यूज करें, एंड सेकेंड मशीन इज यूज फॉर 5 आवर्स ओके। एंड प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ बी, मान लो ये टीवी है, बी बनाने के लिए फर्स्ट मशीन कितना आवर्स, सेकेंड मशीन कितना आवर्स 1 आवर्स राइट। हो गया चलो। इफ द टोटल टाइम अवेलेबल ऑन दिस 2 मशीन्स आर रेस्पेक्टिवली 85 एंड 115 आवर्स। बच्चों इसका मतलब बता पाएंगे, इफ द टोटल टाइम अवेलेबल ऑन द 2 मशीन्स आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है क्रमशः, कितना है 85 एंड 115। मतलब बच्चों मशीन 1 में कितना टाइम लग रहा है 85 लग रहा है, मशीन 1 में कितना लग रहा है 85 आवर्स लग रहा है, एंड मशीन 2 में कितना आवर्स लग रहा है 115 आवर्स लग रहा है राइट। इतने अगर एच को निकाल सकते हैं 115 आवर्स लग रहा है राइट। इतना तक समझ में आ गया ना बेटा क्वेश्चन,
उसको बनाने में 115 घंटे लग रहे हैं. ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस. कितना इतना आपने इसको आवर्स दिया, इसको मशीन 1 में इतना आवर्स के, मशीन 2 में इतने आवर्स के. क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस. तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि कितने यूनिट बने पूछा गया. ए में कितना यूनिट बनेगा, बी में कितना. मान लेते हैं एक्स यूनिट किसका बना, ए, और वाई यूनिट किसका बना, बी. बच्चों तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है ना, देखो एक्स आपने क्या लिया, ए का लिया, तो 2x + 3y इक्वल टू व्हाट, 85. क्योंकि तुम्हें यहाँ पे क्या एक्स, यहाँ पे एक्स वाला है 2x, क्योंकि x बच्चों यहाँ पे किसका लिया हमने, यूनिट ए के लिए लिया ना 2x. यहाँ पे बेटा 3y 2x + 3y इक्वल टू 85 एंड यहाँ पे 5x + y इक्वल टू 115. राइट. तो बेटा ये मशीन 1 पे आ गया पूरा, मशीन 1 का टोटल, और ये मशीन 2 का टोटल. और देखिए यहाँ बेटा यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारा ए का क्या है, x वाला आ गया ना, ए वाला x आ गया, और b वाला क्या आ गया, y आ गया. क्योंकि आपने x को क्या लिया है, x यूनिट किसका लिया है, a, b, और b के लिए कितना लिया है, y यूनिट्स लिया है. राइट. तो यहाँ बच्चों आपने सिंपली क्या किया, जो भी आया, और एक दो इक्वेशन बन गया. बच्चों अब ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल है, क्रेमर मेथड है कि नहीं, क्रेमर यहाँ से यूज कर लेना. तो मेन यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन को बनाना, जो सीधा सीधा लिखा हमने कि क्या था, दिया था यहाँ पे 2 मशीन है और 2 प्रोडक्ट है. पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन 1 पे इतना घंटे लगते हैं, मशीन और मशीन 2 में कितना लगते हैं, 5 लगते हैं. बी बनाने में मशीन 1 में इतना लगता है, मशीन 2 में इतना लगता है, और टोटल मशीन आवर कितना है, 85 है. तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं, थोड़ा 2x एंड 3y. यानी बच्चों मशीन देख रहे हो, एक ही मशीन में देखो थोड़ा ए भी बन रहा है, थोड़ा बी भी बन रहा है. हाँ, वही मशीन है लेकिन ए भी थोड़ा बनता है, उसमें बी वाला आइटम भी बनता है. कभी कभी देखो अलग अलग प्लेट्स होते हैं, तो भले डिजाइन अलग हो लेकिन वही मशीन फिर से यूज होता है ना. राइट. तो इस तरह से ये दोनों का यूज हुआ है और ये फॉर्मूला बना है. इसको बच्चों क्रेमर मेथड से सॉल्व करके हम वी कैन गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए इनवर्स दिया हुआ है, बी इनवर्स दिया है. फाइंड करने को भी क्या बोला है, ए बी इनवर्स. बच्चों अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, ए बी इनवर्स इक्वल टू व्हाट, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. राइट. तो बच्चों बोला क्या, ए बी इनवर्स तो हमको खाली मल्टीप्लाई कर देना ना, बी इनवर्स हमको ऑलरेडी पता है ना, ए इनवर्स भी ऑलरेडी पता है, ये सर नो. बस दोनों खाली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं. यहाँ पे इनवर्स देख के आधे लोग छोड़ के आ जाएंगे, बोले इनवर्स से मेरे को नहीं आता इनवर्स. लेकिन ये फॉर्मूला है बी होल इनवर्स. बच्चों ट्रांसपोज के लिए भी सेम फॉर्मूला है ना, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. राइट. तो यहाँ पे बच्चों आपने सिंपली एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. हाँ, इनवर्स कर सकते हैं. इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए. ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए. तो देखो यहाँ, अच्छा यहाँ पे बच्चों कुछ अलग है. हाँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. हाँ बस वही इनवर्स आपने निकाला, क्या आया, पहले एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, डेट ए निकाला था, उसको क्या करते, मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ गया. ओके. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया गया है. बच्चों बी पूरा नहीं दिया गया, देखो बी के फॉर्म में क्या छोड़ दिया गया है, ए बी को छोड़ दिया गया है. फाइंड ए बी सच दैट, हमें इन ए बी को ढूंढना है. सच दैट पहले से दिया रखा है क्या, ए बी इक्वल टू बी है. हाँ, पहले से क्या दे दिया बेटा, ए बी इक्वल टू बी. तो बेटा ए बी को मल्टीप्लाई करोगे कुछ आएगा, ये सर नो, बी ए को मल्टीप्लाई करोगे कुछ आएगा. लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के फॉर्मेट में होगा ना, क्योंकि ये अनसोल्ड है. ये दोनों को फिर हम क्या कर देंगे बेटा, इक्वल कर देंगे. तो ये इक्वल टू ये होगा ना, ये सर नो, 3a + 6 इक्वल टू क्या होगा, 3a + 4b. बच्चों ये क्या होगा, 3b + 10 क्या होगा, 3 + 10 इक्वल टू 2a + b. राइट. ऐसे आप सब लिख पाएंगे. 4a + 3 इक्वल टू 9 + 20 यानी 29 हुआ. 4a + 3 इक्वल टू 29. बच्चों ये से ये निकल जाएगा ना, इस साइड जाएगा, 26 हो गया. 4a इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू भी आपको मिल जाएगा. तो ऐसे करके देखो यहाँ पे हमने इन सबको इक्वेट करके देखो 3a + 6 इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ऐसा करके आपको किसकी वैल्यू निकालना है, ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी. ए बी मिलने के बाद क्या करना, आपको निकालना क्या बोला था फिर, 3a 4b. तो 3 × a 4 × b मिल गया ना, अभी इस पे वैल्यू मिल गया ना बेटा दोनों. राइट. उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और ये 4 सबके साथ गया, इन दोनों का समेशन हुआ, यू विल गेट द आंसर. सो हियर विथ वी हैव कंप्लीटेड आवर मैथ्स.